में कैलोरीमीटर आ गया है, कैलोरीमीटर में पूछा गया था इसका यूज क्या है, मैंने यूज इसका अभी आपको बता दिया। क्या करना है, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना किसी अननोन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। आगे देखो, प्रीवियस ईयर में हमें जो हीट एक्सचेंज है इसके बारे में एक बार पूछा गया है कि हीट एक्सचेंज क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो हीट एक्सचेंज का मैंने आपको समझा दिया अभी। हीट एक्सचेंज क्या होगा, हीट लॉस बाई हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाई हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट। कोल्ड ऑब्जेक्ट जब तक हीट गेन करता रहेगा जब तक वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आना जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको जरूर शेयर करो। क्यों, क्योंकि ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद आपको किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सारे पॉइंट्स में यहाँ पे ए टू जेड, एक जीरो टू हीरो तक आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। एपरेटस देखो, दो मैंने क्या लगाया, थर्मोमीटर, ये नीचे वाला थर्मोमीटर है और एक ऊपर वाला, ठीक है। मेरा चरण नहीं कोई बात नहीं। देखो, ये नीचे वाला T1, ये ऊपर वाला T2। देखो, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हीट टॉपिक को, कंप्लीट हीट टॉपिक का यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्या है अपने एग्जाम के लिए अपना बेस्ट, जो भी बेस्ट आउटपुट है वो दे रहे होंगे। बट मैं ये इस वीडियो के थ्रू आपको ये थोड़ा सा, अगर आपको कोई भी डाउट है, 5-10% भी आपको डाउट आ रहा है, या कोई बच्चा बोले सर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जीरो से आपको पूरा हीरो तक यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। अगर आपने बिल्कुल तैयारी शुरू भी नहीं की, अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो 10-20% ही आता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, एकदम पावरफुल वीडियो है। अगर जिनकी तैयारी में 5-10% डाउट है कि सर थोड़े थोड़े मुझे डाउट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ फिर क्या है कि मुझे सर थोड़े डाउट्स हैं या न्यूमेरिकल्स नहीं होते, मुझे फॉर्मूले कैसे यूज करने, ये चीजें नहीं होती, तो तुम्हारे लिए तो ये वीडियो एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। क्या, ये वन शॉट वीडियो है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। दूसरी बात, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तीसरी बात, यहाँ पे PYQ जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से, ठीक है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में आपको एक ही वीडियो देख के सारी डाउट्स, सारे डिस्कशन, सब चीजें कंप्लीट होने वाली हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पे हीट की। तो हीट क्या होता है, हीट हीट क्या होता है, हीट आपने सुना होगा ताप, टेम्परेचर, ठीक है, या फिर गर्माहट। इस चीज को क्या बोलते हैं, हीट। तो हीट मतलब गर्माहट होती है, यस। देखो, आगे देखो, हीट क्या होती है, हीट मेनली क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, हम हीट का यूज करते हैं। और हाँ, हीट किस वजह से ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी किस वजह से ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है, अगर एक टेम्परेचर हायर लेवल पे है और एक टेम्परेचर लोअर लेवल पे है, तो हायर से लोअर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। और हीट ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और एक और जो एनर्जी ट्रांसफर का मीडियम है जिसका नाम है वर्क। तो हीट एंड वर्क दोनों के दोनों क्या है, एनर्जी ट्रांसफर के मीडियम है, दोनों से एनर्जी ट्रांसफर होती है। वर्क से क्या करते हैं, वर्क में होता है फोर्स की वजह से, ठीक है, एनर्जी फोर्स की वजह से। और हीट में किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो सिंपल सी बात अब आपको समझ में आ गई, हीट क्या होता है। हीट क्या है, हीट क्या है बेटा, मीडियम है किसका, एनर्जी ट्रांसफर का। और एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होगी, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। चलो आगे देखते हैं। तो हीट एंड टेम्परेचर अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है हमें, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है वो देखो, सिंपल सी बात है। लेटेंट का देखो, अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो लेटेंट का मतलब होता है छिपा, छिपा हुआ, छिपा। और अगर यहाँ पे दूसरा मीनिंग देखें, हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, मतलब छिपा हुआ। तो अब लेटेंट का मतलब देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वही हमें पूरी चीज को एक्सप्लेन करने वाला है। देखो, इस एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सप्लेनेशन होने वाला है, सिंपल सा देखो, यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ है और एक बीकर दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है अपने को, यहाँ पे इसमें आइस डाली हुई है, ठीक है, सिंपल सी आइस क्यूब्स हैं, आइस के पीसेज हैं, थर्मामीटर लगा है, बर्नर है और स्टैंड है। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो डायग्राम है, हमें ये शो कर रहा है कि सर हम ये जो अपन ने तैयार किया है पूरा एपरेटस, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो हीट करते वक्त क्या होता है कि सर जो थर्मामीटर में टेम्परेचर है ना, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ सर, हीट भी कर रहे हैं और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सर ये जो कंप्लीट आइस क्यूब्स हैं, ये ये पूरे के पूरे जब तक मेल्ट नहीं हो जाएंगे, ये कंप्लीट जब तक मेल्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। सर ऐसा कैसे, अगर किसी को हम हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, ये कैसी बात हो सकती है। हाँ, ये यही बात है। यहीं पे इस जो लेटेंट वर्ड है ना, इसका मीनिंग छिपा हुआ है। सुनो, लेटेंट का मीनिंग यहीं पे हिडन है। देखो, सिंपल सी बात क्या है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, जो आइस है उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, आइस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। धीरे धीरे हीट करोगे, आइस मेल्ट होती जाएगी, आइस मेल्ट होती जाएगी, सारी की सारी आइस, एक पॉइंट आएगा कि सारी की सारी आइस यहाँ पे आके मेल्ट होगी। अब क्या करना है, जैसे कि सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, मतलब सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट होगी, आइस कन्वर्ट होगी बेटा वाटर में। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट होगी, तो अब क्या होगी,
अब वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री की आइस थी और अब 0 डिग्री का वाटर, और वाटर क्या करेगा, अब टेम्परेचर राइज शुरू करेगा। मतलब सर यहाँ पे जो आइस से वाटर बनने में जो हीट लगी वही क्या है, लेटेंट हीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल थे, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत पास पास थे। अब आपको पता है आइस कौन सी फॉर्म है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड फिजिकल स्टेट है। और आइस में जो भी सॉलिड फिजिकल स्टेट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और अगर मैं इसकी लिक्विड बनाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इसमें दूर दूर हो जाते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जो भी आइस है, आइस में मॉलिक्यूल्स पास पास थे, आइस में मॉलिक्यूल्स पास पास थे, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब इसको हीट करते गए, हीट करते गए। तो उससे क्या हुआ, जो एनर्जी, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो किस में खर्च हुई, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने में। बात समझ में आई क्या, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ाने में ये हीट का यूज होता है। इसीलिए वो हीट टेम्परेचर में राइज नहीं करती। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो राइज हो ही नहीं सकता, जब तक कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर रेस नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात अभी समझ में आई आपको। कोई जो लेटेंट हीट है, मतलब जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे, जो अपने एक्सपेरिमेंट में हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, उनको वीक करने में, उनको सेपरेशन को बढ़ाने में, उनकी डिस्टेंस को बढ़ाने में। वहां पे क्या है, वो हमारी एनर्जी खर्च हो रही थी। अगर एक बार क्या हुआ, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है और वाटर किस में आ जाता है, लिक्विड में आ जाता है। और लिक्विड में आते ही वाटर का क्या करता है, वाटर अपना टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जीरो से जहां तक भी आप उसको हीट देते रहोगे वो वहां तक उसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ इस बात को। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या बात है, देखो बात यह है कि अगर अपन एक काम करें, देखो हमारे पास आइस है। ठीक है, आइस लिया हमने, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हमने क्या किया, इसको एनर्जी प्रोवाइड करी हीट की फॉर्म में, और अब ये कन्वर्ट हो गया वाटर में। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो है यहाँ पे वाटर का, इसका ये इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है कि नहीं, ये बताओ। फिजिकल स्टेट आप जानते हो ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या होती है, फिजिकल स्टेट। तो ये बताओ यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, मतलब सर सॉलिड से किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। ठीक है, सॉलिड से किस में आ गया, लिक्विड में आ गया। अब ये जो सॉलिड से लिक्विड में आया है, इस प्रोसेस को या इसको अपन बोलते हैं फेज कन्वर्जन। इस चीज को तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना, फेज कन्वर्जन। मतलब सर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फेज को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, फेज कन्वर्जन मतलब सर आइस से क्या बन गया, अभी आइस से बन गया वाटर, इसको बोलते हैं फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन में, फेज कन्वर्जन कन्वर्जन में टेम्परेचर चेंज नहीं रहता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब सर, अब वाटर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर आप इसको हीट दोगे तो ये क्या होगा, अब इसका टेम्परेचर राइज करेगा। मानो हमने 20 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रेज किया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेज हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको, फेज हीटिंग। मतलब आप अब जो फेज हीटिंग कर रहे हो, वो हीटिंग कर रहे हो, अब वो कांस्टेंट फेज में है। मतलब आपके पास लिक्विड फेज है और आप आगे ही लिक्विड ही मिलने वाला है, इसको बोलते हैं फेज हीटिंग। तो फेज कन्वर्जन मतलब सर एक फेज से दूसरे फेज में जाना, और फेज हीटिंग मतलब सेम एक ही फेज में हीटिंग करना, इसको बोलते हैं फेज हीटिंग। बस दो वर्ड को ध्यान रखना, इससे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा लगाना है ये भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस हीट चैप्टर में फॉर्मूले में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा कहाँ लगाना है। मैं बहुत ईजी कर दूंगा इन चीजों को, आप बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहो मेरी बातों को। ठीक है, सुनो। तो अभी जो एनर्जी हमारी यूज हुई थी लेटेंट वाली, लेटेंट हीट का मतलब क्या था कि सर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या करना है, अपने को डिस्टेंस बढ़ाना है, उनके बीच में जो फोर्सेज है उनको वीक करना है। वीक करने में जो हीट एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए हमारा टेम्परेचर राइज नहीं करता है। बस सिंपल सी बात यही है। चलो आगे देखो। देखो हीट की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, हीट क्या होती है आप इसको पढ़ लेना। मैं इस पीपीटी को, व्हाट्सएप चैनल है जो हमारा, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, और उसको ज्वाइन करो। और वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आती रहेगी, बहुत सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं वहां पे सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, और कौन सी वीडियो कब आने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही मिलेगी। इस वीडियो की पीपीटी और जो भी मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट मार्क कर रखे हैं वो सब वहीं पे आपको मिलेगी, इसीलिए उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो अभी आपको हिडन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे इसमें, नेक्स्ट हमें ये ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और इस ग्राफ से हमारे प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, चलो देखो।
अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ के थ्रू हम बाकी बातों को समझते हैं। देखो ये ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है। मैं सबसे पहले देखो किस किस के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस को आप लोग पहले से, मुझे पता है थोड़ा बहुत तो देखना जानते होगे, आपने पूरी साल क्लास में पढ़े हो, स्कूल पढ़ा है, ट्यूशन पढ़ा है, ठीक है, तो उतना तो आता ही होगा, ठीक है। और किसी को अगर नहीं भी आता, अंदर से थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो, कोई भी डिस्कशन करने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके बाद में एक भी आपका डाउट नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। इस वीडियो में सारी चीज कवर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, मेरी चीजों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। बस मुझे इतना ही चाहिए, आपका फोकस, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बेटा, ये जो एक्सेस है हमारा, ये एक्सेस दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है मिनट में। और यहाँ पे क्या दिया है, ये डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे दिया है। देखो आगे देखो, आगे यहाँ पे ए टू बी कुछ मार्किंग कर रखी है, फिर बी टू सी और सी टू डी, ये कुछ मार्किंग कर रखी है। अब इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या लिख रखा है। देखो इन ग्राफ, द इन ग्राफ ए बी रिप्रेजेंट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कन्वर्जन ऑफ आइस, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था ना कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब सर ये क्या हो रहा है, फेज कन्वर्जन। अभी मैंने आपको इस वर्ड को क्या बोला था, फेज कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको, फेज कन्वर्जन, ठीक है, समझे क्या। ये जो कन्वर्जन लिखा हुआ है ना बेटा, इसको मैंने अभी क्या बोला था, फेज कन्वर्जन, ठीक है। और फेज कन्वर्जन ही एक्चुअल में ये कंप्लीट वर्ड है, ठीक है, फेज कन्वर्जन। ये जो फेज कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, यहाँ पे आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। द आइस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड द एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यू टिल द ऑल आइस मेल्ट इनटू वाटर। देखो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है किसका, आइस से वाटर का, इस ट्रांजिशन में उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी रेज नहीं हो रहा है। उसका टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पे, उसके फोर्स हैं जो आइस के मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, ठीक है। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो समझ लो। मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस के लिए अगर हम बात करें, मतलब अगर हम वाटर के लिए बात करें, तो वाटर के लिए बात करेंगे तो सर वाटर सॉलिड अपनी आइस फेज से किस में आ रहा है, वाटर में आ रहा है। और इसी को ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन मतलब सर दो फेजेस के बीच में ट्रांजिशन जहां पे हो रहा हो, ठीक है, बात समझेगा। तो सॉलिड से लिक्विड और आइस से वाटर, ओके समझ गए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर, वहां पे जहां पे मेल्टिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे पिघल जाते हैं, पिघलना, ठीक है, जैसे आप पिघल जाते हो कभी कभी, तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब सर मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड से लिक्विड का ट्रांजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर हम वाटर के लिए बात करें, सर जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब सर आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वही क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बात करें सर मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। बट एक चीज ध्यान रखें, ये प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के साथ में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना जरूरी है। समझ गए बात को, ठीक है। अभी आपके लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज नहीं होने वाला, तो आप इसको इतना ही ध्यान रखें, ओके। चलो आगे देखो, तो अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन सॉलिड फेज। देखो दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू वीकनिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एंड ट्रांसफर इनटू लिक्विड फेज। समझ गए, ये हीट एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, मैंने बताया था अभी आपको। ये हीट एनर्जी क्या हो रही है, वीक करने में बॉन्ड्स को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उसको, ठीक है, इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड फेज। सॉलिड से किस में ट्रांसफर करिए, लिक्विड फेज में। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट ऑफ फ्यूजन की यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है सिंपल सा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है सर, ये जो इस कन्वर्जन में, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में, ये जो हमारी हीट यूज हो रही है, ये जो हमारी हीट यूज हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो जो कांस्टेंट है या क्या है, कुछ भी स्पेसिफिक बातें उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास of a solid to convert into liquid is called specific latent heat of fusion। देखो latent heat of fusion बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से देखो। the amount of heat absorbed at constant temperature, हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहने वाला है। यूनिट मास अगर कहीं पे आ जाए तो इस वर्ड को ध्यान रखना, यूनिट मास का सिंपल सा वर्ड है सर स्पेसिफिक, ठीक है। अगर कहीं डेफिनेशन में स्पेसिफिक आ रहे हैं तो इसका मतलब यूनिट मास, यूनिट मास का मतलब क्या है कि सर मास क्या है, फिक्स रखा गया है, मास क्या है, फिक्स रखा गया है, ठीक है। फिक्स मतलब वन हो सकता है, यूनिट रखा गया है वन, ठीक है। सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से सुनो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, सॉलिड से किसमें, सॉलिड फेज से किसमें लाना है, लिक्विड फेज में लाना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ए यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन करने का मतलब क्या है सर, आइस से क्या बनाना, वाटर बनाना, ठीक है। आगे देखो, तो ये डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी होगी ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने ए बी लाइन की बात कर ली, ए बी लाइन ये जो ग्राफ की है ये हमने अभी डिस्कस कर ली, ठीक है। ए बी लाइन सबको समझ में आ गई होगी, क्या मीनिंग है ए बी लाइन का। ए बी लाइन क्या है बेटा, यहाँ पे फेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर वही है, मतलब सर आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और आइस से वाटर बनने को ही क्या बोलते हैं बेटा, फेज कन्वर्जन, मतलब फेज कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपका फेज कन्वर्जन। और यहीं पे आपकी डेफिनेशन किसकी आ रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, इसमें एक ही चीज का फर्क है। देखो स्पेसिफिक जब भी आ जाएगा तो यूनिट मास आपको लगा देना है, अगर स्पेसिफिक नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो वहां पे यूनिट मास नहीं लगाना है। बस इतना ही डेफिनेशन में डिफरेंस है, आप अच्छे से पढ़ के देख लो, आपको यही चीज दिखेगी, ठीक है। ओके आगे देखो, चलो लाइन बीसी ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे क्या है, जो बीसी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सर यहाँ से जीरो से वाटर का टेम्परेचर कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये वाटर ही है सर, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, अब दोनों केस में वाटर ही है। अब वाटर का क्या कर रहे हैं अपन, फेज हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फेज हीटिंग कर रहे हैं। हम फेज यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे, अब सेम फेज में ही क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं फेज हीटिंग, ठीक है। तो बीसी लाइन ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द वाटर जीरो से अंडर तक, देयर आफ्टर इवन दो द हीट एनर्जी इज सप्लाई टू वाटर इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज। अगर आप इसके बाद भी इसकी क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई द वाटर एट दिस टेम्परेचर टू यूज द ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। अब देखो सिंपल सी बात सुनो, अगर आपने क्या किया कि सर यहाँ पे फेज हीटिंग की मैंने, ठीक है, बी से सी तक की लाइन की क्या की, फेज हीटिंग, तो वाटर का क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज होता जाएगा, यस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। बट जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर फर्दर राइज होना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, आप हीट तो देते जा रहे हो, तो अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा तो अब क्या होगा, अब जो वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं भाई उनके बीच में क्या होगा, फोर्स है ना। तो अब जो एनर्जी दोगे आप, अब जो एनर्जी आप जो हीट दोगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगी, इस फोर्स को वीक करेगी, इस फोर्स को वीक करेगी। मतलब सर वाटर वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो वीक होता जाएगा, उनकी डिस्टेंस क्या होगी, उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, वाटर ऊपर उड़ता जाएगा, मतलब सर वाटर से अब आप क्या बना दिया आपने, स्टीम बना दिया। बात समझ गए क्या, अगर फर्दर 100 से उसको हीट करते जाओगे तो वो क्या होगी, स्टीम में कन्वर्ट होती जाएगी। क्यों, क्योंकि अब 100 से तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने का नहीं, अगर 100 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो वो एनर्जी कांस्टेंट आप जो दे रहे हो वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट करेगी, और सेपरेट करने के साथ ही वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में, ओके समझ गए। ठीक है, जिस वेसल में आप उसको गर्म कर रहे हो वहां से एस्केप करके स्टीम की फॉर्म में बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ओके। देखो आगे, अब बात सुनो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ ये लेटेंट हीट फ्यूजन क्लियर हो गया। अब आपको ये बीसी लाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ये कंप्लीट। और सी और डी लाइन जो है, सी और डी लाइन है, यहाँ पे फिर से क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये फिर से क्या हो गया, फेज कन्वर्जन। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो फेज कन्वर्जन, अगर फेज कन्वर्जन हो रहा है तो अब वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है पता है, अब वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब वाटर लिक्विड से किस में जाएगा, गैस फेज में, ठीक है। वाटर क्या जाएगा अपने लिक्विड से गैस फेज में, अब क्या बनने वाली है, वेपर्स बनने वाली है, बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस से। तो सी डी लाइन फिर से आपको पता है, यहाँ पे एक और लेटेंट हीट आएगी, और अगर
अब हम इस बात को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए कहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं, कहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे वेपर बन रही है सी डी के केस में, और यहाँ पे ए बी के केस में क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ गए। चलो आगे देखो, द constant temperature at which liquid transform into gaseous state is called boiling point of liquid। देखो, अब कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है। कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस पे लिक्विड किस में ट्रांसफर हो रहा है, गैस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। जैसे अपन ने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। समझ गए बात को। ठीक है, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से वही याद की, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो, एक ही बात है, सिंपल सी है, कुछ नहीं, थोड़ी सी चेंज करने रहते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछते रहते हैं, आती रहती हैं, तो आपको बहुत ईजी रहेगा इसके लिए लिखना। देखो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एनर्जी। अब आपको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, अगर आइस से वाटर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन। अगर वाटर से वेपर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर से क्या बनाने में, वेपर बनाने में। ठीक है, और वही क्या हो जाती है, वही क्या हो जाती है, बताओ। यही ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपको स्पेसिफिक की डेफिनेशन बनानी है, तो अब आप उसमें एक चीज और ऐड कर दो, वो क्या है, वो क्या है, यूनिट मास। अब सुनो फिर ध्यान से, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाई बाई यूनिट मास ऑफ वाटर। ठीक है, बाई यूनिट मास ऑफ वाटर। और अब किसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड टू गैसियस फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, कुछ चीजें आपको फिक्स रखनी है। क्या क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, क्या से क्या कन्वर्ट हो रहा है, यूनिट मास लेना है कि नहीं लेना। यूनिट मास कब लोगे, जब स्पेसिफिक की डेफिनेशन हो। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आप बस टेबल को देख लो, जैसे बाकी टेबल्स को देख के छोड़ देते हो, वैसे भी इसको भी देख के छोड़ सकते हो, बट एक ही चीज काम की है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये जो दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की आपको ध्यान रखनी है, कैलोरी पर ग्राम में, वो होती है 80। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो आपको वाटर की ही ध्यान रखनी है, वो होती है 540। ठीक है, तो 540 और 80, 80 क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम, और 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये वेपराइजेशन कब की है, जब वाटर से क्या बन रहा था, वेपर बन रहा था। और ये कब की है, ये कब की है, ये जब आइस से क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। ठीक है, याद रख लेना केवल इसको, बाकी इसको देख के छोड़ दो, कोई भी आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिजलेशन। रिजलेशन लोगों को समझ में ही नहीं आता, वो क्या है, अलग अप्रोच से समझते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है रिजलेशन। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स भी बना रखे हैं, ये नोट्स आपके लिए चैप्टर को बहुत जल्दी एकदम क्विक रिवीजन करना है ना, उस टाइप के हैं, आप उनको तुरंत बहुत जल्दी से रिवाइज कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, ये सब मैंने लाइन बना रखी है, ये क्या है, आइस से वाटर। ठीक है, कब क्या बोलोगे आप उसको, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। ठीक है, अब देखो, रिजलेशन से पहले मैं क्या है, एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो, बट क्या है, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या पूरी बातें अभी पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या थोड़ी बहुत बातें जो बची हुई है उसको मैं बता देता हूँ। सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन क्या है, ये बुक का ही टॉपिक है, पर अभी समझ लो। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम ये प्लेन है, हम यहाँ पे प्लेन पे रहते हैं, प्लेन मतलब अर्थ, अर्थ का प्लेन है, हम सब लोग यहीं पे रहते हैं। ठीक है, इस प्लेन पे, यहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, सुनना ध्यान से। और ये जो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में आपको पता है गैसेज होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज होती हैं। और गैसेज क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, वो हमें फील नहीं हो रहा, गैसेज का वेट तो होता है। और इसी वेट की वजह से क्या होता है पता है, इसी वेट की वजह से क्या लगता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी तक ये बात क्लियर हुई कि क्या है, एटमॉस्फेरिक क्या है, सर जो गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उनकी वजह से जो क्या है, उनका वेट है, उस वेट की वजह से हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है, ये अर्थ है, यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये ओजोन लेयर है, इसको पहले देखो ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर है एक्जोस्फेयर। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी सैटेलाइट वगैरह है, ये भी आपके एक चैप्टर में दी गई हैं, यहाँ पे वो भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सुनो पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये क्या है, सारी गैसेस प्रेजेंट है, और इन गैसेस की वजह से क्या लग रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक मेरी बात सुनो,
यहाँ पे मानो हम लोग प्लेन में रह रहे हैं, प्लेन सरफेस पे रह रहे हैं, और अब कोई पर्सन है वो माउंटेन पे गया घूमने, ठीक है। मानो आप ट्रैकिंग करने गए, माउंटेन पे गए, तो ये बताओ ये ऊपर का पूरा क्या था, अपना एटमॉस्फेयर था, ठीक है। इसमें सारी की सारी क्या थी, गैसेस प्रेजेंट थी, और इन गैसेस की वजह से क्या लग रहा था, प्रेशर लग रहा था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मैंने बी बनाया, तो ये बताओ ये जो बी पॉइंट है उसके ऊपर प्रेजेंट गैसेस का अमाउंट कम है या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर उसके ऊपर प्रेजेंट गैसेस का अमाउंट कम है, उसके ऊपर गैसेस का अमाउंट कम है, इसका मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट गैसेस का वेट कम है, इसका मतलब सर उसके ऊपर प्रेजेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा। यस, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं पॉइंट ए की, तो सर पॉइंट ए के ऊपर जो गैसेस का अमाउंट है वो ज़्यादा है, मतलब सर गैसेस का वेट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर गैसेस का वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पॉइंट ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। यस, बिल्कुल ऑब्वियस, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा है, और पॉइंट बी है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई ना, तो इसको बैक करो वीडियो को फिर से 10-20 सेकंड और फिर से सुनो। ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, और बी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि सर बी पे गैसेस का अमाउंट है वो कम है, ए पे गैसेस का अमाउंट ज़्यादा है। मतलब ऊपर से जो वेट लगने वाला है ना, ऊपर से जिनका प्रेशर लग रहा है, उन गैसेस का अमाउंट कम और ज़्यादा होने से प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। यही सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं बता रहा। अब एक मेरी आगे की बात सुनो। आगे की बात क्या सुनना है कि सर अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो इसका मतलब हम ऊपर जाते जाएंगे, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर कम होता जाता है। यस, प्रेशर कम होता जाता है। अगर हम प्लेन पे रहते हैं, सरफेस फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे चेंज रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सर प्रेशर ए और प्रेशर बी अगर मैं लिखूं, तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, प्रेशर ए पे ज्यादा होगा प्रेशर बी से। बस मुझे यही बात समझानी थी। अभी अब मैं आगे अपनी बात समझाता हूँ। देखो सुनो, ये माउंटेन्स है वगैरह मैंने यहाँ पे समझा रखने को बना रखा है। अब मानो यहाँ पे पीक पे गई, तो यहाँ पे क्या होगा, इतने अमाउंट की जो गैसेस थी बेटा वो आ ही नहीं रही हैं, और कोई यहाँ पे है तो उसके लिए पूरा का पूरा ये पूरा अमाउंट आएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर का। तो उनकी गैसेस की प्रेशर जो लगेगा ए पे वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे बी पे आपके ऊपर केवल इतने ही गैसेस का प्रेशर लगने वाला है। समझ गए ना, इतने ही गैसेस इस बॉक्स में जो प्रेजेंट है, और इसके लिए पूरी गैसेस ऊपर तक की जो भी गैसेस हैं ये, इन सब का प्रेशर लगने वाला है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर इसीलिए कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गैसेस का अमाउंट कम है। ओके, चलो आगे देखो। मैं रेजोल्यूशन टॉपिक को समझाता हूँ। रेजोल्यूशन टॉपिक क्या होता है, सुनो। रेजोल्यूशन सबसे पहले, द फिनोमेना विच द आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। देखो रेजोल्यूशन की अगर डेफिनेशन आती है तो इसी चीज को लिखना है। द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड रीकन्वर्ट टू आइस आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। देखो क्या है मतलब, द फिनोमेना, इसके ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या है, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर अप्लाई किया उसकी वजह से क्या हो गया, जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगी, किस में, लिक्विड में। अगर हमने फिर से वो प्रेशर हटा लिया, तो अब जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिकन्वर्ट आइस में। इसका मतलब क्या हुआ सर, आइस वाटर कर रहे हो, हाँ आइस वाटर ही मैं कर रहा हूँ। एक बार और फिर से ध्यान से सुनो। देखो आइस थी, किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, ठीक है। वाटर है, फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। अब सर ये कैसे हुआ, सुनो। अगर हमने क्या किया, आइस को किस में कन्वर्ट कर लिया, पहले वाटर में, तो फिनोमिना इन विच आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मतलब वाटर, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। अगर हमने प्रेशर इसमें बढ़ाया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। फिर से हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने प्रेशर उससे कम कर दिया, ठीक है, प्रेशर हटा दिया, अप्लाइड प्रेशर रिमूव कर लिया, और तो फिर से वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। यही बात है, आइस का प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद हमने प्रेशर हटा लिया, अब जो लिक्विड था वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। यही होता है रेजोल्यूशन। बस सुनो, अब देखो यहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है, मतलब तुम्हारी बुक में समझाने के लिए। कहानी क्या है, वो टॉपिक का डिस्कशन ही है। मतलब आपने श्रेडेड आइस, मतलब जो आइस घसते हैं ना, मतलब आइस घसते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, एक आइस क्यूब रहता है पूरा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको घसते हैं, आइस गोला आपने खाया होगा तो घसते हैं, उसमें रंग बिरंगे जो भी है, काला खट्टा नीला खट्टा जो भी आप लोग खाते हो, वो उस पर क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर उसमें डालते हैं। तो श्रेडेड आइस मतलब जो टुकड़ों में आइस को कन्वर्ट कर रखा है। उसमें क्या हुआ, अब जो पता है आपको, श्रेडेड आइस लेता है, उसमें क्या करता है, वो पहले श्रेड करता है और फिर उसको एक एक स्टिक लेता है, उसके चारों तरफ क्या करता है, उसको
अपने हाथ में रख के ऐसे उसका गोला बनाता है। गोला बना के क्या करता है, उसमें प्रेशर अप्लाई करता है। प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब अब ध्यान से सुनना। अब यहीं पे आपका गेम है, ठीक है। यहीं पे क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर उसने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर अप्लाई करने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट सिंपल सा कम हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर आइस के आसपास का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो ये जो आइस, श्रेडेड आइस थी, उसमें से जो आइस क्या है, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाटर में। तो अब ये जो उसके हाथ में जो गोला है, उसमें क्या है, आइस प्लस वाटर दोनों है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ाने की वजह से आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब आइस फटाफट से मेल्ट होने लगी। ओके। अगर आप आइस को देखो, कभी भी आपने देखा होगा ना, अगर हाथ हाथ में अगर आइस को ऐसे बंद करके रखो, उस पर प्रेशर अप्लाई करके रखो, तो वो जल्दी से मेल्ट होती है। अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप जितना भी प्रेशर लगा के आइस को अपने हाथ में होल्ड करोगे, वो उतनी ही जल्दी क्या होगी, मेल्ट होगी। आप ऐसे ही सेपरेट ऐसे रखते रहोगे, ओपन रखोगे, वो उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। नहीं, आप क्या करना, अभी इस एक्सपेरिमेंट को घर पे चेक भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी बात सही है या नहीं, आप सही कह रहे हो नहीं, आप एक क्या करो, दोनों अपने फ्रिज से आइस क्यूब निकालो, एक को हाथ में बंद करके रखो, प्रेशर अप्लाई करो, और एक को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपने खुला छोड़ रखा है, वो बेटा धीरे से धीरे मेल्ट होगा, और ये फास्ट मेल्ट होगा। इससे पानी बहुत जल्दी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी वो, ठीक है, पानी में। तो इस चीज को आप घर पे एक बार करके देख लो। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, ठीक है। सुनो, अब क्या किया हमने, प्रेशर को क्या किया, रिलीज कर दिया, प्रेशर वहां से हटा दिया। अगर प्रेशर रिलीज करने के बाद में अब क्या हो गया, वहां पे नॉर्मल प्रेशर हो गया, और नॉर्मल प्रेशर होने की वजह से आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो, कम होने का मतलब क्या है कि सर -2 -1 ये ऐसा कम हो गया। फिर से अगर हमने क्या किया, उसका प्रेशर हटा दिया, प्रेशर हटाने की वजह से क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से रीस्टोर हो जाएगा, जो 180 पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस अगर उसका रीस्टोर हो गया, तो अब जो वाटर था -1 और -2 डिग्री सेल्सियस पे, वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब जो श्रेडेड आइस थी, उसके बीच में जो वाटर था, वो सबको क्या करेगा, उसको जोड़ देगा। मतलब अब ये पूरा क्या है, आइस गोला बन गया। अब ये टूटेगा नहीं, मतलब अब इतनी जल्दी ये क्या होगा, ये आइस के जो पार्ट्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, या जो भी टुकड़े हैं, वो दूर दूर नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी उसमें अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया, फिर से जुड़ गए, ठीक है, फिर से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वाटर था, वो फिर से क्या हो गया, फ्रीज हो गया। द सराउंडिंग वाटर विल बी कन्वर्ट इनटू आइस एंड आइस गोला विल फॉर्म। उसकी वजह से क्या बन जाएगा, जो आइस गोला बन जाएगा। देखो यहाँ पे एक पर्सन है, वो आइस गोले को एंजॉय कर रहा है, तो आप लोग इसको समझ सकते हो। इस सीजन में आइस गोला ना खाएं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, ठीक है। बस आप देख के ही मन बदलें, ठीक है। चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इन चीज़ों में नहीं जाना है। देखो, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझें, बहुत इजी डायग्राम है, कुछ भी नहीं है समझने में इसमें, ठीक है, बहुत इजी है। देखो, यहाँ पे एक आइस क्यूब ली है, ये इस टाइप की, ठीक है। ये लेंथ के हिसाब से जैसा अपने एक्सपेरिमेंट को जरूरत है, वैसी ही आइस क्यूब लिया उन्होंने। आइस क्यूब ली, और यहाँ पे एक वायर लिया, ठीक है, और वायर के दोनों तरफ क्या किया है उन्होंने, वेट को हैंग किया है। वेट को हैंग किया है वायर के दोनों तरफ, और जिसकी वजह से क्या, क्यों हो रहा है ऐसा पता है, इसीलिए ये इसीलिए किया है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वायर क्या करे, उस आइस पे, उस आई क्यूब पे प्रेशर लगा सके, आइस क्यूब पे। अगर आइस क्यूब पे प्रेशर लगेगा, इसका मतलब क्या होगा सर, वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से, फिर से सुनो, इसी बात को रिकॉल करो जो मैंने अभी बोली थी। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहां का जो मेल्टिंग पॉइंट है, प्रेशर बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से आइस जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। आइस जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, तो वो जो वायर है, हमने जो धागा लिया है, वो क्या होगा, उसमें धंसता चला जाएगा, जल्दी से धंसता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही वो धंसा, मानो मानो ये है, ये ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, ये आइस क्यूब जो उसकी मोटाई है, मानो पहले यहाँ पे था, अब नीचे धंसा तो वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऊपर का जो स्पेस है, वहां पे क्या आ गया, पानी आ गया। अगर वहां पे पानी आ गया और धागा यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ तक पहुंच गया धागा, ठीक है। ऊपर का स्पेस है, वहां पे पानी भरा हुआ है, धागा यहाँ पहुंच गया। तो ये बताओ, ऊपर वाली जो जगह है, वहां पे तो प्रेशर भाई कम हो गया ना, क्योंकि अब तो धागा नीचे वाली, इस पे पूरा प्रेशर लगाने वाला है, इस पे प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, 1 atm के बराबर। अगर यहाँ प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो अब क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आया सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से, तो ये जो वाटर बना था, फिर से ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और फिर से ये आइस बन जाएगी। इसका मतलब सर कि ये क्या हुआ, कि जैसे जैसे ये आगे काटता जाओगे इसको, और ऊपर वाली का प्रेशर कम होता जाएगा, और ये आइस फिर से बनती जाएगी। यस, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो आइस को कट करता जाएगा। जैसे ही वो नीचे जाएगा, ऊपर जो पानी भरा है, उसका प्रेशर कम होने की वजह से वो फिर से आइस बनती जाएगी। और जैसे ही वो नीचे से निकलेगा,
तो आइस आप सोच रहे हो कि सर ये टूट जाएगी दो पार्ट में, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो जैसे ही वहां से प्रेशर कम हुआ, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से रिस्टोर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे और फिर से आइस बन गई। ठीक है, ऐसा होगा। तो आपको वो जो कभी आइस क्यूब है वो कभी आपको ऐसे गिरी हुई नहीं दिखेगी। समझे क्या बात को? देखो देखो, द मेल्टिंग पॉइंट बिकम लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, जीरो से कम हो गया। जीरो से कम होने की वजह से दिस मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, जैसे ही प्रेशर हटा, प्रेशर हटने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, रिस्टोर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन। और जो वाटर बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग टू लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग टू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। देखो, प्रोसेस ऑफ आइस टर्निंग टू लिक्विड, आइस से क्या बनना, लिक्विड बनना। कब? जब प्रेशर हमने अप्लाई किया है। एंड देन रिटर्निंग बैक टू आइस, और फिर से क्या बनना, आइस बनना। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज रिलीज, जब हमने प्रेशर हटा दिया तो उसका क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट फिर से रिस्टोर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। दिस हैपन बिकॉज ऑफ वाटर्स एनामोलस बिहेवियर वेयर द डेंसिटी इंक्रीज एज प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, ये वाटर के एनामोलस बिहेवियर की वजह से ये सब होता है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्या से क्या हुआ। ठीक है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही वो प्रेशर आपने रिलीज किया वैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर हो गया। रिस्टोर होने का मतलब सर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद में क्या हो गया, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ही है रिलेशन। ठीक है, आगे देखो। आगे देखो, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को इसके समझा रखा है। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मैंने रिलेशन यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अभी आपने केवल मेल्टिंग पॉइंट से ही काम चलाना है, आप मेल्टिंग पॉइंट को समझ जाओ। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है। ओके, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑन सॉलिड एज वी गो हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट रहता है। देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एक्सपांड। ठीक है, सॉलिड दैट एक्सपांड व्हेन द मेल्ट डिक्रीजेस। ठीक है, वाइल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे मेल्ट इंक्रीजेस। सुनो, देखो इसमें भी क्या है, दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है सर, जैसे ही अपन क्या करेंगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाने का मतलब क्या है कि सर अपन माउंटेन पे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऊंचाइयों पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पे, अगर ऊंचाइयों पे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर वहां पे जा रहे हैं तो आपका ये बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है ना। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो अब उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे कैसे डिपेंड करता है कि सर दो दो तरह के क्या है, मैटर हैं। ठीक है, एक ऐसा मैटर है या ऐसा सॉलिड है जिसको आपने क्या किया, सॉलिड दैट एक्सपांड व्हेन दे मेल्ट। ठीक है, एक्सपांड, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड दैट एक्सपांड व्हेन दे मेल्ट डिक्रीजेस। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो क्या होते हैं, एक्सपांड होते हैं। वाइल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या करने पे, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे, मेल्ट होने पे, तो उनका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो किसका इंक्रीज हो रहा है, देखो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज भी हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज उनका हो रहा है जो क्या हो जाते हैं, जो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज उनका हो रहा है जो क्या होता है, एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें लिख रखी हैं, ये बस आप समझ लो, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बस मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है। ठीक है, देखो आगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार आने के चांसेस हैं, ये पूछ लिया जा सकता है कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है, किस टेम्परेचर रेंज में इसको देखना रहता है। बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं एक ही बार में आपको पूरा टॉपिक समझा दूंगा, बहुत ईजी है। इन जनरल देखो, अगर हम जनरल बात करें, आपको पता है जनरल बात का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप किसी भी मैटर को या किसी चीज को हीट करते हो तो वो क्या होगा, वो एक्सपांड करता है, अपना वॉल्यूम को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप किसी को भी हीट कर रहे हो मतलब कोई भी मैटर है तो वो क्या करेगा, एक्सपांड। अगर ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये नॉर्मल सारे जो मैटर्स हैं उनकी लगभग ये सबकी यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हीट करने पे एक्सपांड, कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन जनरल व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स एंड द कूल करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाटर हाउएवर शो एक स्पेशल एक्सेप्शनल बिहेवियर, वाटर क्या करता है, एक स्पेशल एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इफ हीट वाटर 0 से 4 डिग्री पे अगर आप उसको हीट कर रहे हो, देखो हीट कर रहे हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये रहा, अगर आप वाटर को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट करने पे वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यही इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, एक्सपांड होने के बावजूद एक्सपांड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम। ये बताओ, अगर यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है ये, और अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ यहाँ पे आया 4 डिग्री पे आ गया, तो 4 डिग्री पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, मिनिमम। इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, अगर आपने वाटर को फिर से फर्दर हीट किया तो ये क्या होगा, अब ये नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाता है। नॉर्मल मैटर का बिहेवियर क्या है, सर आप हीट करोगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब एक्सपांड करेंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये जो मैं मेरा हाथ है ये जो चेक कर रहा है ये क्या है, मिनिमम है। अगर आपने फिर से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाते गए तो अब इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ गए क्या? ठीक है। द बिहेवियर ऑफ वाटर, इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि एनामोलस बिहेवियर कहाँ से कहाँ के बीच में शो हो रहा है, तो ध्यान रखना 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही एनामोलस बिहेवियर शो करता है। वाटर हमेशा एनामोलस बिहेवियर शो नहीं कर रहा कि हर टेम्परेचर रेंज में आपको एनामोलस बिहेवियर शो होगा, बिल्कुल भी नहीं। 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस होगा तभी आप एनामोलस बिहेवियर के बारे में बात करोगे। एनामोलस बिहेवियर है क्या सर, 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उम्मीद करके चल रहे थे कि वाटर को हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वो एक्सपांड होना चाहिए। बट एक्सपांड होने की जगह क्या हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। 0 पे जो वॉल्यूम था और जो 4 डिग्री पे वॉल्यूम था, 4 डिग्री पे हमें वॉल्यूम कम मिला, 0 पे ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर 4 डिग्री पे वाटर का मिनिमम वॉल्यूम होता है। यस, यही क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आगे सुनो, देखो यहाँ पे मैंने कुछ बात लिख रखी है नॉर्मल की। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, ये सॉलिड है। सॉलिड के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा पास पास होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। ठीक है, ये बहुत कम होता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मतलब ये कि ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेंगे। फिजिकल स्टेट जैसे ही चेंज होगी मतलब ये क्या हो गया सर, लिक्विड बन गया। अब लिक्विड पर भी आपने क्या किया, फिर भी आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते गए, इसको हीट देते गए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब सर हीट देना है, सिंपल सा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फिर से आप इसको हीट देते गए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इनके बीच की और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी और ये क्या बन जाएंगे, फाइनली गैस बन गई। ठीक है, और गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी देते जा रहे हो। हीट एनर्जी देने से क्या हो रहा है, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और ये एक्सपांड करता जा रहा है। ये हमने नॉर्मल मैटर है, जो भी नॉर्मल लिक्विड्स होते हैं, नॉर्मल जो भी है सॉलिड है, उन सबकी हमने ये प्रॉपर्टी देखी। बट वाटर के केस में क्या होता है, वाटर नॉर्मल ही है बट वाटर क्या करता है, जब आप 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको हीट करोगे, ठीक है, 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वॉल्यूम जो V1 था 0 डिग्री सेल्सियस पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे V2 था, अब क्या करेगा वाटर, वाटर अपना वॉल्यूम कम करने लग जाता है। मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो वाटर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो गया बेटा, जो वॉल्यूम V2 जो V2 है वो क्या हो जाएगा, कम हो गया। अरे कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब बाद वाला वॉल्यूम कम हो गया ना, तो इसीलिए जो पहले वाला वॉल्यूम V1 था वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि सर मिनिमम वॉल्यूम आपको वाटर का कब देखने को मिलेगा, आपको मिनिमम वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको सर 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आगे सुनो। अब आपने अगर उसको फर्दर हीट किया, तो फर्दर हीट किया तो ये भी नॉर्मल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। नॉर्मल की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है सर, नॉर्मल की तरह बिहेव करने का मतलब ये है सिंपल सा कि सर वाटर अब क्या करेगा, अपना वॉल्यूम को बढ़ाएगा। मतलब सर वाटर क्या होगा, एक्सपांड होगा। मतलब वाटर क्या होने लग जाएगा, एक्सपांड होने लग जाएगा। अगर एक्सपांड होने लग जाएगा तो सर वाटर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये है। अगर मैं बात करूं कि सर वाटर का वॉल्यूम कब ज़्यादा है कम कम है, तो सर V1 है, वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा है, V3 भी ज़्यादा है और V2 इसका मिनिमम वॉल्यूम है। अगर आप कंपेयर करोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे V1 और फिर उसके बाद में V2, तो V2 इसका क्या है, मिनिमम वॉल्यूम है। और मिनिमम वॉल्यूम आपको कब ऑब्टेन हुआ है, जब 4 डिग्री सेल्सियस था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करके पहुंचा है। ठीक है, समझ गए इस बात को? ये मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा लिख के भी समझा दिया है। ये आपके नोट्स हैं, थ्योरी नोट्स, ये आपको सारे के सारे सब व्हाट्सएप चैनल पर मिलने वाले हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जो दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करो। क्यों? क्योंकि ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद आपको किसी भी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सारे पॉइंट्स में यहाँ पे A to Z एक जीरो टू हीरो तक आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बिहाफ पे आप, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, एक दो बार इन वीडियोस को आप देख लेते हो रिपीटेडली, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, तो एकदम आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और आप एज इट इज़ उसको लिख के आ जाओगे। ठीक है, और वहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान सुनना, मास और मैं वॉल्यूम को बता रहा हूँ। देखो जब भी हम वाटर ले रहे हैं या जब भी हम आइस ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हम उसका जो भी है मास अपन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, पर मास चेंज नहीं कर रहे, उसका मास जो भी है वो फिक्स ले लिया। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाए। ठीक है, अब सुनो,
हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है वहां पे सर, वॉल्यूम कम हो रहा है उसका, यस वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सर डेंसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बेटा क्या है, ये दोनों इनवर्स में रिलेशन है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई तू ज्यादा मोबाइल चलाएगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो तेरे कम मार्क्स आएंगे, मतलब ज्यादा मोबाइल चलाने से मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात सुन, अगर तू पढ़ाई ज्यादा कर रहा है तो पढ़ाई ज्यादा कर रहा है तो पेपर अच्छा होगा, पेपर अच्छा हुआ तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, मतलब पढ़ाई ज्यादा करना मतलब डायरेक्टली रिलेशन किससे, मार्क्स ज्यादा से। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें सीधी सीधी है, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब क्या है कि एक बढ़ा एक कम हुआ, एक कम हुआ एक बढ़ा, समझ गए। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक चीज कम होने पर दूसरी चीज बढ़ती है, दूसरी चीज बढ़ने पर दूसरी चीज कम होती है, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये भी कम ये भी कम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है, ठीक है। तो ये जो वन अपॉन में लिखी रहती है ना चीजें, इन्हीं को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली हैं वो ऐसे सामने सामने लिखी रहती हैं, ठीक है। सुनो, तो ये इनवर्सली है, मतलब सर वॉल्यूम कम हो रहा है, यस, तो डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो मिनिमम वॉल्यूम था वहां पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि सर आपने तो उल्टा बताया ना, यस। तो डेंसिटी जहाँ पे, अगर जहाँ पे वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, तो वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि वो भारी है, यस। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, वो चीज़ हल्की है, हल्की मतलब लाइट वेट है। समझ गए बात को? चलो आगे देखो, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मिनिमम वॉल्यूम कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे है, बट एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई, ये 5 स्टार पॉइंट है। 5 स्टार पॉइंट क्या निकल के आया अभी, 5 स्टार पॉइंट ये निकल के आया है कि भाई अगर तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वहां पे उसका वॉल्यूम मिनिमम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लिक्विड थोड़ी है भाई, वाटर एनामोलस बिहेवियर है ना, बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। क्या बड़ी बड़ी बातें हैं? कि वाटर नॉर्मल लिक्विड नहीं है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। देखो, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ H2O इस पे होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, बट इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। वाटर दिन भर पीते रहते हो, ठीक है, हम जब से पैदा हुए तब से पानी पी रहे हैं, ठीक है, पानी को इतना यूज कर रहे हैं, बट पानी के बारे में आज इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, जब जब भी पानी पियो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसका तो एक अनामोलस बिहेवियर था जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही पता चलता है। बाकी अगर आप किसी भी टेम्परेचर रेंज की बात करोगे तो वहां पे एनामोलस बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बस इतना ही ध्यान रखना जब जब पानी पियो, ठीक है। और जब जब पानी पियो ध्यान रखना कि सर ने ये बताया था, ठीक। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे एक टेम्परेचर, ये ग्राफ समझाया गया है यहाँ पे, और ये ग्राफ इसी के बारे में, और ये ग्राफ पता है आपके प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, ये PYQ में इसके डिस्कशन आया हुआ है कि ये क्या समझाता है। तो यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले यही बात बोलूंगा आपको, जब भी कभी आपको ग्राफ दिखे आपके, आपको उसके एक्स और वाई एक्सिस को देखना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, और ये किसका है, वाई एक्सिस है, वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो, स्पेसिफिक वर्ड के बारे में अभी मैंने आपको समझाया था। स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा यूनिट मास का, ठीक है। यूनिट मास, कोई भी आपको देख के यहाँ पे ऐसे डाउट में नहीं आना कि सर ये क्या मतलब है, स्पेसिफिक आ गया, अरे वॉल्यूम ही है, नॉर्मली वॉल्यूम है, ठीक है। सुनो, अब ध्यान से देखो, ये वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे वाटर है, ये टेम्परेचर है, इसका वॉल्यूम है बेटा 1000.10, 1000.10। जैसे जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर इसका बढ़ाते गए, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ ये रहा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ ये रहा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है सर, कम होता जा रहा है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब एनामोलस बिहेवियर शो हो रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम 3 डिग्री पे आए, और फिर 4 डिग्री पे आए, तो इसका वॉल्यूम मिनिमम हमें मिला, और मिनिमम कितना मिला सर, 1000.00। देखो ऊपर कितना था, 1000.10, और अभी हमें कितना मिला, 1000.00, समझ गए। अब क्या हुआ, यही क्या है इसका मिनिमम वॉल्यूम, यही क्या है भाई इसका मिनिमम वॉल्यूम। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम है तो यहाँ पे भाई डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। समझ गए क्या बात को, जहाँ पे वॉल्यूम मिनिमम है वहां पे डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ओके, बस यही है, ये ग्राफ यही शो कर रहा है। उसके बाद क्या किया आपने, टेम्परेचर को देखो, ये टेम्परेचर की लाइन है, ये वाली एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर की लाइन है। अगर आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो भाई इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, बात समझ गए, इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये तो फिर नॉर्मल लिक्विड की तरह ही बिहेव करेगा। तो बस यही बात हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे प्लॉट किया गया, ठीक है, वो ग्राफ के बारे में बता रहा है, एच वी ग्राफ सोन, ठीक है। ये जो ग्राफ आपको बता रहा है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर। चलो आगे देखो, स्टडी ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। देखो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। देखो जो एपरेटस है, साइंटिस्ट का नेम है ये, होप साइंटिस्ट था,
उसने ये जो एपरेटस अपना या जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो किसके लिए किया इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है? एपरेटस वगैरह ध्यान रह जाता है, लोगों को पता ही नहीं कि ये किसके लिए किया था। तो ये किया था वाटर की एनामोलस जो प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है उसको शो करने के लिए, ठीक है? एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ देखो ऐसा होता है, ऐसा मैथमेटिकली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो होप्स ने वही काम किया था, उसको एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली पूरा उसको प्रूव किया था, ठीक है? लोगों को समझाया था। तो होप्स एपरेटस वैसे मैं बताऊँ आपको क्वेश्चंस उससे बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं बट आते हैं, आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि सर इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है? एक ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 थर्मामीटर लगे रहते हैं। एक थर्मामीटर T2 है ऊपर वाला और T1 है नीचे वाला, ठीक है? आगे देखो, ये फ्रीजिंग मिक्सचर है, फ्रीजिंग मिक्सचर अभी मैं थियरी में आपको पढ़ के बताऊँगा सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? कैसे आपको लिखना है। ये फ्रीजिंग मिक्सचर है ये पूरा और ये यहाँ से क्या है, ये आउटलेट है, यहाँ से जो वाटर मेल्ट हो गया वो निकल रहा है, ठीक है? आइस मेल्ट हो गई है जो वाटर की फॉर्म में, वो यहाँ से आउटलेट से निकल रही है। ये थर्मामीटर T1, ठीक है? और यही होप्स एपरेटस है, ठीक? आगे देखो। ऑब्जर्वेशन इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन मिडिल सिलेंडर लोअर ड्यू टू देखो अभी हमने क्या किया ये जो सारी बातें हैं ना मैं आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं आपने पहले पढ़ भी रखा होगा सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले से ऑलरेडी पढ़ के ही यहाँ वीडियो को देख रहे हो बट मैं अभी बोल रहा हूँ आपको इधर उधर से अब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर बस एक वीडियो काफ़ी है उससे पूरा हो जाएगा अब मुझे कोई भी चीज़ समझने की जरूरत नहीं है जब भी मुझे रिवीजन करना होगा फिर से मैं एक बार इसको देख लूंगा ठीक है हाँ ऐसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ अभी ठीक तो ध्यान से देखो बिल्कुल फुल फोकस के साथ देखो आराम से सुनो ठीक है कहीं भीड़ भाड़ में हो या वैसा नहीं आराम से सुनो चीज़ों को ध्यान से सुनो ठीक है देखो और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बैक करो और फिर से एक बार फिर उसको सुनो ठीक है एक एक बात डिटेलली मैं आपको बता रहा हूँ और ये वन शॉट है सारी बातें एक बार में आपको क्लियर हो जाएंगी ठीक देखो देखो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विद होप एपरेटस होप एपरेटस का यूज करके आप एनामोलस बिहेवियर को समझ सकते हो यहाँ पे क्या है देर इज द प्रोविजन प्रोविजन क्या है कि उनके हिसाब से आपको क्या करना है कैसे क्या करना है आपको दो थर्मामीटर यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे थर्मामीटर T2 है एक थर्मामीटर T1 है T1 को बिलो में अटैच करते हैं और T2 को अपर साइड में ठीक है एक फ्लैट बोल लेना पड़ेगा सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये सिलेंड्रिकल कंटेनर एक फ्लैट बोल लेते हैं फ्लैट बोल में क्या करेंगे अपन यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर भरेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होगा यहाँ पे आइस होगी ठीक है और आइस को और यहाँ पे भर दिया और यहाँ से एक आउटलेट रखते हैं अपन बाहर की तरफ जाने के लिए यहाँ से जो जो भी आइस मेल्ट होगी है वो पानी की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी ठीक है उसके बाद देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर 30 सेकंड के बाद में आपको जो जहाँ पे थर्मामीटर लगे हुए हैं ना उनकी मीटरिंग उनकी जो भी मेजरमेंट है आपको वो लेना पड़ेगा ठीक है आगे देखो आगे क्या है अब इसकी वर्किंग को देखते हैं हाउएवर वंस द टेम्परेचर T1 अब ये बताओ अब मेरी बात सुनो ध्यान से ठीक है अब इसकी वर्किंग वगैरह में पहले मेरी बात सुन लो फिर सुनो आगे बताना देखो जिन बच्चों को जो पुरानी बातें मैंने बताई हैं अभी एनामोलस बिहेवियर की वो बातें आपने अगर ध्यान से सुनी है अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर लोगे ठीक है कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ईजी है सुनो क्या है इसमें मैं एक पेन ले लेता हूँ ध्यान से देखो ये एक पेन है एक पेन लेते हैं मानो ये है ये एक पेन है ठीक है अब क्या है यहाँ पे दो थर्मामीटर लगे हुए हैं मैं दोनों थर्मामीटर लगाता हूँ देखना मैं देसी होप्स एपरेटस रेडी कर रहा हूँ आपके लिए ठीक है देखो लाइव होप एपरेटस देखो दो मैंने क्या लगाए थर्मामीटर ये नीचे वाला थर्मामीटर है और एक ऊपर वाला ठीक है मेरा चेहरा नहीं दिख रहा कोई बात नहीं देखो ये नीचे वाला T1 ये ऊपर वाला T2 देखो ध्यान से और यहाँ पे जो मिडिल साइज है ये मानो ये मेरे पास ऐसा है ठीक है ऐसा बोल लेते हैं बेटा और इसमें मैं आर पार अभी छेद नहीं कर सकता ठीक है उसमें क्या करते हैं इसको डाल देते हैं ठीक है और यहाँ से आर पार छेद है और यहाँ पे ये पूरा ये है ना इसको बंद कर रखा है मतलब इसमें से जो पार जाएगा ना इसको बंद कर लिया और इसमें क्या भरा है हमने इसमें फ्रीजिंग सॉल्यूशन भर रखा है अब ये बताओ जैसे अगर मैंने ऐसे रेडी कर लिया है अब ये देखो आप ऐसा मानो कि हाँ सर ये इससे पास हो रहा है ठीक है अब ये बताओ ये यहाँ पे जो जो ट्यूब है ये जो ट्यूब है हमारी इसमें जो वाटर भरा हुआ है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे समथिंग लिखा हुआ है ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस पे हाँ हमने वाटर को भर रखा है ठीक है ठीक है
देखो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पाइप है इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, तो अब देखना ये जो दोनों थर्मामीटर है ना, उनमें क्या करना है, अपने को टेम्परेचर रीडिंग चेक करनी है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होते होते क्या होगा, ये बताओ, जैसे मानो टेम्परेचर पहुंच गया, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और टेम्परेचर कम होते होते पहुंच गया कि जो अपन जो रेंज की बात करें ना, 4 डिग्री सेल्सियस, और ये यहाँ पे पहुंचने वाला है अभी टेम्परेचर। तो ये बताओ, जैसे ही टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ये बताओ टेम्परेचर कम होने की वजह से, देखो अभी 4 डिग्री पर नहीं पहुंचा मैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा? नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी का वॉल्यूम क्या होगा, पानी का वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, क्योंकि भाई फ्रीज कर रहे हो ना उसको, पानी का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब सर डेंसिटी और वॉल्यूम दूसरे के इनवर्स थे, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। बात समझिएगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ अपना मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो क्या हो रहा है, हैवी होता जा रहा है। हैवी होने का मतलब सर वो भारी हो रहा है, ठीक है। भारी होने की वजह से क्या है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। देखो मेरी ये फिंगर का मूवमेंट देखो, ये नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा। ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो नीचे वाला थर्मामीटर है, उसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सर वो 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करने लग गया, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचने लग गया, ठीक है। बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, सुनना ध्यान से, सुनना, रैपिडली किस थर्मामीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, T1 का। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे 20 से नीचे अपन क्या करते गए, उसका टेम्परेचर को कम करते गए। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से मतलब क्या हुआ सर, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया मतलब अरे भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, क्योंकि अभी नॉर्मली है ना वो वाटर, नॉर्मली है ना, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं रहेंगे तब तक क्या रहेगा, तब तक वो नॉर्मली रहेगा, ठीक है। तो ये मानो अब वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है, 22 4 पहुंच गए। तो ये बताओ वाटर वाटर क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, वॉल्यूम कम होने लगा। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। अब डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है मतलब वाटर क्या है, हैवी होता जा रहा है, हैवी मतलब भारी हो रहा है। अब भारी होने की वजह से क्या है, नीचे की तरफ जाएगा। अरे भारी होंगी तो चीजें नीचे जाएंगी ना। अगर पानी में कोई आप हैवी ऑब्जेक्ट डालो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, तो नीचे ही बैठता है ना पानी में या ऊपर तैरता है, तो नीचे हैवी डेंसिटी वाला क्या होगा, नीचे बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि नीचे की तरफ आ गया हैवी होने की वजह से। हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ आता जा रहा, मतलब ठंडा ठंडा पानी थर्मामीटर T1 को मिल रहा है। थर्मामीटर T1 अपना टेम्परेचर जल्दी से फटाफट 4 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, अब बात होगी उल्टी। क्या हो गया, एनामोलस बिहेवियर स्टार्ट हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, इसका वॉल्यूम था मिनिमम। अब जैसे ही क्या होगा, 4 डिग्री से 3 2 1 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर वाटर क्या होगा, अब उल्टा हो गया। अब वाटर यहाँ से लेके, अब वाटर इसका वॉल्यूम मिनिमम हो गया। अब वॉल्यूम क्या करेगा, 4 to 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होने लग जाएगी। वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो वाटर है, वो वाटर है हल्का हो गया। अब जो ठंडा पानी हो रहा है ना, अब जो ठंडा पानी कौन सा, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, वो हल्का होता जा रहा है और वो ऊपर की तरफ उठता जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होगी भाई, डेंसिटी कम होगी तो चीजें हल्की हो गई और ऊपर की तरफ उठ रहा है। मतलब सर जो थर्मामीटर T2 था ना, उसका टेम्परेचर अब जल्दी से रैपिडली कहाँ पे आएगा, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 0 डिग्री की तरफ आएगा। बात समझे क्या? अरे बात समझे क्या? ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक बताओ कौन डोमिनेट कर रहा था, T1। 4 डिग्री के बाद किसकी चलने लगी, T2 की। बस यही है, ठीक है। यही होप्स एपरेटस शो करता है कि सर अगर एनामोलस बिहेवियर नहीं होता तो इसका टेम्परेचर रैपिडली 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम हुआ था, उसके बाद ये फिर जीरो पे यही पहले पहुंचता। बट इसका रैपिडली तो हुआ, पर पहले जीरो पे कौन पहुंचा, T2। बात समझेगा, रैपिडली इसका कम हुआ, किसका, T1 का, बट पहले जीरो पे कौन पहुंचा, T2। समझ गए क्यों? क्योंकि अब ये जो सारा का सारा पानी है, वो कहाँ पे जाता जाएगा, ठंडा पानी ऊपर जाता जाएगा, उसका टेम्परेचर कम करता रहेगा। बस यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है होप सेपरेटिज्म में, ठीक है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो फिर से 20 30 सेकंड इसको 1 मिनट पीछे कर लो, फिर से समझ लो, बहुत ध्यान से धीरे धीरे सुनो उसको, ठीक है। बस इतना ही है होप सेपरेटिज्म में। देखो आगे, अब पढ़ लो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ, इस चीज को देख लो एक बार, देखो। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर इज लोअर, ठीक है। मिडल ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, टेम्परेचर लोअर होगा इसका, ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर
देयर डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मैंने बताया था कि ठंडा हो रहा है, एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से पानी क्या भारी होता जा रहा है। द वाटर विद हायर डेंसिटी मूव डाउनवर्ड, ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से पानी का नीचे आता जाएगा। देयर फोर द लोअर थर्मामीटर T1 सो रैपिड फॉल, रैपिड फॉल मतलब जो थर्मामीटर T1 है उसका टेम्परेचर जल्दी से कम होता जाएगा। एंड दिस कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये कब तक कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक वाटर का टेम्परेचर कितना नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस टिल द 4 डिग्री सेल्सियस टू, when the temperature of the water start decreasing below 4 डिग्री, अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि सर इसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगी, मतलब ये क्या होने लग गया सर, हल्का होने लग गया। इस देयरफॉर मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। और द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर T2, अब T2 जो थर्मामीटर है देयरफॉर डिक्रीज रैपिडली, और जो T2 है उसका टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होने लग जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द लोअर T1 हाउएवर रिमेन 4 डिग्री सेल्सियस, और जो नीचे वाला था उसका लगभग अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस ही है, बट ऊपर वाले का कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फॉर सम टाइम देन द डिग्री स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो नीचे वाला है भाई, जो T1 है उसका थोड़े टाइम तक 4 डिग्री रहता है, फिर धीरे 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 करके 0 पे पहुंचता है, बट जो ऊपर T2 है उसका फटाफट से 0 पे पहुंच जाता है, समझ गए। यही एनामोलस बिहेवियर इसका शो कर रहा है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने फिर एक और बात, देखो मौका मिल रहा है यहाँ पे कि अगर किसी को भी नहीं समझ में आए तो इससे समझ में आ जाए फाइनली। देखो 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर, हाँ 12 पे लिया हुआ है, 12 से 6 आया, 6 से 4 तक आया, तो सर इस रेंज में जो भी है वाटर नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल की तरह। सर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो अपन ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं तो सर इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब सर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं हुआ। वॉल्यूम कम हो रहा है सर, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पे, यस और नो। वॉल्यूम कम हो रहा है तो सर डेंसिटी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी सर, इसका मतलब क्या हो गया, पानी हैवी हो गया। ठीक है, पानी क्या हो गया, हैवियर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, वाटर क्या हो गया, हैवियर हो गया। हैवियर होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे जाएगा, नीचे जाने की वजह से T1 का टेम्परेचर बेटा धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो T1 का T1 थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री पे पहुंच गया। ओके, अब यहाँ पे क्या मिनिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम डेंसिटी है, बट यहाँ से यहाँ जाएंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, बताओ यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम और कम होना चाहिए, बट वॉल्यूम कम नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होने लग जाएगी, और डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि सर ये जो लिक्विड है वो लाइटर हो गया, लाइटर मतलब ये हल्का हो गया, और ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा थर्मामीटर T2 है, उसका जो टेम्परेचर है वो शार्पली क्या होगा, 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वाटर बिकम लाइटर, और T2 का टेम्परेचर क्या है वो आपको जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस को टच कर लेगा। बात समझ के, बस यही है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के लिए फिर मैंने बोला है, ग्राफ में सबसे पहले आप क्या देखो, एक्स और वाई एक्सिस, उसके अलावा कुछ भी मत देखो, एक्स और वाई देखो, फिर उसके बाद देखो क्या है, टाइम है, टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया गया एक्स पे, यहाँ पे वाई पे टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, सुनो, टाइम टाइम मतलब सर देखो यहाँ पे T2 थर्मामीटर है जो हमारा कहाँ है, ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे T1 थर्मामीटर है जो नीचे लगा हुआ है। अब सुनना, T1 का टेम्परेचर भैया धीरे 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 आ रहा था, यस और नो, हाँ, और ये T1 की लाइन ये गई, और फिर यहाँ पे क्या पहुंचा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, इसको 45 मिनट लगी। बट T2 का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा देर से आया, देर से आया, देर से आया, कहाँ पे आया देर से, देर से यहाँ पे वाला, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे देर से आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसका जो T2 है, T2 का रैपिडली 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। क्यों, क्योंकि समझ गए ये अपर थर्मामीटर है, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, आपके स्कूल वगैरह में जो भी आपके सर ने जैसा भी पढ़ाया हो, अभी आप उसको समझ लो, बहुत इजी है। ठीक है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी, इजीली समझ में आ जाती हैं, बस आपको समझने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, बस समझाने वाला होना चाहिए, और आप समझने वाली मेंटेलिटी लेके बैठोगे तो पक्का समझ में आ जाएगी। ठीक है, और मैं अभी ये नहीं कह रहा कि सर अभी क्या समझा रहे हो ये सारी बातें, अभी तो टाइम ही नहीं है। अरे भाई अभी बहुत टाइम है, अगर तूने यहाँ ठान लिया ना दिमाग में कि सर मुझे 90 लाना है तो 90 पक्का लेके आएगा। ठीक है, बस ये क्या है, ठानना पड़ता है चीज़ों को, क्या है, डिसाइड करना पड़ता है कि तुझे मोबाइल भी चलाना है, सारे काम भी अभी करने, मैच भी खेलना है, बाहर खेलने भी जाना है, तो तू नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर तुमने हाँ सोच लिया कि सर अगर आप ये क्वालिटी कंटेंट मुझे रेगुलर देते रहोगे, मैं वन शॉट वीडियो से देखूंगा, मुझे रीडिंग करनी है, क्या करनी है, मैं बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम का अपना रेगुलर दूंगा, अगर ये चीज़ें मुझे मिलती रहती हैं तो मैं बराबर कर लूंगा। हाँ तू कर लेगा भाई। ठीक है,
लाना परसेंटेज बहुत ईजी है, बट क्या है उसके लिए लगना पड़ेगा, ठीक है। समय अभी भी बहुत है, अगर अभी से भी करेगा ना तो बहुत अच्छा कर लेगा। क्यों? क्योंकि पूरे साल भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी ना, गलती से का एक आध बात तो बुक खोली होगी, ठीक है, स्कूल में गया है, ट्यूशन में गया है, कुछ तो पढ़ा होगा वहां पे, ठीक है। तो इससे भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ सर जितना भी समय है अब मैं फुल्ली 100% क्या है पूरा इसको यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। जितना तो डिसिप्लिन रहेगा भाई उतना ही अच्छा परसेंटेज लाएगा, सिंपल सी यही फंडा है अच्छी परसेंटेज लाने का। और ऐसा मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा, पुराने स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है, 90 अबव हमारे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में उनका रिजल्ट वगैरह सब शेयर करूंगा, पहले अभी देख ले, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो पहले, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी कि सर ये क्या कंटेंट है, यहाँ पे क्या समझाया जाता है, ठीक है। चलो देखो आगे, इनिशियली वो टेम्परेचर, ये आपको ये सारी बातें पढ़ लेना, ठीक है। वही बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम से देखो यहाँ पे पानी है, तो पानी से याद है पानी भी पी लेना चाहिए। तो जब भी तुम लोग पढ़ रहे हो ना बेटा, तो बीच बीच में पानी पीते रहो। पानी पीने से क्या रहेगा, बीच बीच में फ्रेशनेस रहती है, नींद नहीं आती है, ठीक है। और मैं तो बोल रहा हूँ तो मेरा गला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं पानी पी लेता हूँ, तुम लोग भी पानी पी लिया करो बीच बीच में पढ़ाई करते हो, ठीक है। पानी की बोतल अपने साथ रहनी चाहिए, ठीक। देखो चलो भाई, देखो ये मतलब ये जो डायग्राम देके उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी ये है कि किसी टीचर को अगर आता है तो वो समझाएगा, नहीं आता तो बस छोड़ दो भाई, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में समझाया होगा कि नहीं। बट अभी देखो, देखो ठंडी जगह जो होती हैं, जैसे ठंडी जगह मतलब फ्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्रीजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठंडी जगह मतलब ऐसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आइस पड़ती है, आइस जमती है, ठीक है। ठीक है, कश्मीर की बात करो, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो लेक्स रहती हैं, लेक्स में आपको पता है फिश रहती हैं, यस और नो, यस। ये लेक्स हैं और यहाँ पे फिश हैं, ठीक है। ये लेक है और यहाँ पे फिश है, ये ठीक है, बहुत अच्छी फिश नहीं है, आप मान के चलो ये फिश है, ठीक है। और ये क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। अब देखो जब वहां पे टेम्परेचर सब जीरो जाता है, सब जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो से भी कम, जीरो से कम जब वहां पे टेम्परेचर जाता है, तब भी ये लेक्स है ना, ये फ्रीज नहीं होती हैं। इनका टेम्परेचर अभी भी कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर रहता है। जबकि बाहर का टेम्परेचर -में 10 चल रहा होगा, -में 20 चल रहा होगा, बट ये फ्रीज नहीं होती। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, वाटर की एनामोलस प्रॉपर्टी, ठीक है, एनामोलस बिहेवियर। देखो होता क्या है, सुनो। जैसे ये क्या है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं वहां पे, ठीक है। हवा चलने की वजह से वाटर की ऊपर की लेयर क्या होगी, फ्रीज होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अरे ऊपर की लेयर ही फ्रीज होना स्टार्ट करेगी ना। जैसे अभी आप कभी देखो, जैसे आपने कभी फ्रीजर वगैरह में कभी आइस रखा हो, आइस मतलब पानी रखा हो, पानी को फ्रीज होने के लिए रखा होगा, तो आप देखते हो अगर उसको जल्दी निकाल लोगे तो क्या होता है, ऊपर की लेयर तो क्या है थोड़ी मोटी सी रहती है, बट जैसे आप उसमें उंगली डालोगे ना तो नीचे पानी रहेगा, ठीक है। तो मैं वैसी वैसी ही बात कर रहा हूँ कि क्या है, सबसे पहले जो आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, वो ऊपर से स्टार्ट होता है। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या है, ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता जाता है, ठीक है। अब सुनो, नीचे की तरफ जाता जाता है, अब नीचे की तरफ जाएगा आइस, किसकी वजह से, यहाँ पे कंडक्शन की वजह से। अब सुनना, आइस का कंडक्शन बहुत बैड कंडक्शन है, आइस जो है बहुत बैड कंडक्टर है, किसकी, हीट की। मतलब आइस सर बहुत धीरे धीरे हीट को नीचे जाने देती है, मतलब हीट की बात कर रहा हूँ मैं, जो मतलब एनर्जी जो कोल्ड है ना, उसको बहुत नीचे धीरे धीरे नीचे जाने देती है। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत धीरे धीरे क्या है, ये आइस फॉर्मेशन होगा। और नीचे का टेम्परेचर बहुत लंबे टाइम तक क्या रहता है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस लगभग, मतलब वाटर ही यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ पे आइस फॉर्म नहीं होती, ठीक है। टेम्परेचर -10 होने के बावजूद भी अंदर का टेम्परेचर +4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लिक्विड फेज में ही रहता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आइस क्या है, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, समझ गए। और और समझ गए कि ऊपर से क्या है, आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, और आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ ऐसे जाएगा आइस, आइस नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो इसका मतलब क्या है कि सर आइस बहुत बैड कंडक्टर है, इसीलिए ये बहुत लंबा टाइम लेती है क्या करने में, पूरा फ्रीज करने में इसको, ठीक है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि सर ऊपर क्या है, सब लोग घूम रहे हैं, और नीचे क्या है, नीचे मूवी वगैरह में देखा होगा ना, नीचे क्या है, फिशेस घूम रही हैं, या नीचे आपने ऐसे खोद के देखा मूवी वगैरह में, तो वहां पे पानी निकल के आ गया। तो उसका मतलब क्या है, पहले ऊपर की लेयर बन जाती है,
ऊपर की लेयर बन जाती है, फिर वो नीचे धीरे-धीरे लेयर है ना, उसकी थिकनेस बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है, बहुत टाइम लेती है बढ़ने में, ठीक है? तो इसीलिए जो लेक्स वगैरह रहती हैं, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा-सा पानी में हाथ डाला और खत्म हो गई लेक, तो बहुत गहरी-गहरी रहती हैं, तो वहाँ पे उतनी जल्दी टेम्परेचर उनका क्या है, वो नीचे तक फ्रीज नहीं हो पाती। समझ गए बात को? अगर फ्रीज हो भी रही है तो भाई बहुत टाइम तक बहुत कम टेम्परेचर रहा होगा, तब वो लेक फ्रीज होगी। समझ गए बात को? ठीक है? आइस बैड कंडक्टर है, बट वो भी फ्रीज हो सकती है अगर बहुत लंबे टाइम तक बहुत कम टेम्परेचर रहा हो वहाँ पे, ठीक है? माइनस में ही रहा हो, तब की बात है, और इतना नहीं रहता है, ठीक है? समझ गए बात को? चलो, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट क्या होता है उसको देखो। ड्यू पॉइंट समझो बात को भाई। ड्यू पॉइंट, द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखो पहले ह्यूमिडिटी को समझ लो, फिर मैं ड्यू पॉइंट समझा दूँ। देखो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर का मतलब क्या है सर? अरे मॉइस्चर का मतलब कुछ नहीं है भाई, जो वाटर का अमाउंट है, वाटर जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जो मैं वेपर्स है ना, ये वेपर्स दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? ये जो वेपर फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है? आगे देखो, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले समझनी पड़ेंगी। सैचुरेटेड एयर, ये सब क्या होता है, ठीक है? ये सब क्या है, ये एक बार आपको समझना पड़ेगा, तो मेरी बात को सुनो, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ये समझाया गया है कि सर ऑलमोस्ट 71% अर्थ को किसने कवर कर रखा है, पानी ने कवर कर रखा है, और पानी का एवेपोरेशन कंटिन्यूस होता रहता है। एवेपोरेशन होने की वजह से क्या होगा सर, एटमॉस्फेयर में क्या होगी, वाटर वेपर्स रहती हैं, यस। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है, यस। यही क्या होती है, ह्यूमिडिटी। द मॉइस्चर, देखो, the moisture in atmosphere is called humidity. The presence of water vapors in air make moist. ठीक है? तो वाटर वेपर्स होती हैं, उसी की वजह से क्या होती है, एयर मॉइस्ट होती है, ठीक है? आगे देखो, आगे क्या है, at specific temperature there is a limit on how much water vapor द एयर कैन कंटेन। देखो ये बोल रहे हैं कि कोई इस एक लिमिट के टेम्परेचर पे, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वहां पे क्या है, उसकी जो एयर है ना, उसकी एक लिमिट रहती है कि कितना वाटर वेपर्स उसमें रह सकती है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट हो जाता है तो क्या होगी, वाटर वाटर जो वाटर वेपर्स है वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ जाती है। व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, इट्स कॉल्ड टू बी सैचुरेटेड एट दैट टेम्परेचर। अगर मैक्सिमम वाटर वेपर्स हैं एयर में, जितनी वो रख सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। देखो किसी भी एयर को आपको अगर सैचुरेट करना है तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सैचुरेट करने के लिए आपको वाटर वेपर्स ज़्यादा लगेंगे, अगर टेम्परेचर कम करते जाओगे तो सैचुरेट करने के लिए वाटर वेपर्स आपको कम लगेंगी, ठीक है? आगे देखो, द एयर टेम्परेचर इज लो, इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट। वही मैंने अभी बात बताई, अगर टेम्परेचर कम है तो आपको कम ही वाटर वेपर से वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है? इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, देखो यहाँ पे एक डेटा दिया है, आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है? अगर टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे आपको 49 ग्राम वेपर पर किलोग्राम चाहिए ड्राई की, उसको कंडेंसेशन करने के लिए। टेम्परेचर 40 डिग्री है तो आपको 49 ग्राम वेपर अगर आप उसमें रिलीज कर दोगे, 49 ग्राम वेपर से ही क्या हो जाएगा, वो सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है? विदाउट कंडेंसेशन, बिना कंडेंस हुए, ठीक है? आगे देखो, अगर अगर टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब उसको सेचुरेट होने के लिए 14.7 ग्राम वाटर वेपर से ही सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है? विदाउट कंडेंस हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब टेम्परेचर ज़्यादा था, जब 49 ग्राम हमें वाटर वेपर्स लग रही थी, ज़्यादा वाटर वेपर से सेचुरेट हो रहा था, बट जब टेम्परेचर कम कर दिया, 20 कर दिया, तो अब सर कम वाटर वेपर से ही सेचुरेट हो जा रहा है। यस, जितना टेम्परेचर आप कम करोगे उतनी ही एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी कम हो रही है, ठीक है? सुनो, जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एयर की वो कम होती जाएगी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा है उतनी ही जो एयर है उतना ही वाटर ज़्यादा होल्ड कर सकती है, समझ गए? होल्ड करना, ठीक है? अब आगे देखो, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, ठीक है? एक मिनट। सॉरी, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। देखो अनसैचुरेटेड एयर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड है मतलब उसमें अपन क्या कर सकते हैं, वो अभी सैचुरेट नहीं हुई है, मतलब उसमें मैक्सिमम वाटर वेपर्स नहीं है। बात समझना, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सर जितनी मैक्सिमम लिमिट है उस एयर की, उतनी उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, ठीक है? और इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो अब आप पता है क्या कर रहे हो, आप उसको सैचुरेशन की तरफ पहुंचा रहे हो।
ए टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सेचुरेटेड, एक टेम्परेचर पहुंच जाएगा जहां पे एयर क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी विद इट्स वेपर, वेपर के साथ में। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है, पीवाईक्यू 2020 में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, सुनो। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको अनसैचुरेटेड एयर लेनी है। अनसैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड एयर का मतलब सिंपल सा ये है कि सर अभी जो एयर है हमारे पास में वो मैक्सिमम वाटर वेपर्स नहीं है उसमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उसका धीरे धीरे अनसैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर कम करते जाना है, और टेम्परेचर कम करने के बाद में जिस टेम्परेचर पे वाटर जो जो एयर है हमारी वो सेचुरेट हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी वेपर के साथ में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर सर नीचे किया तो हमने टेम्परेचर और कम किया तो भाई जितनी एक्स्ट्रा उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो क्या बन जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगी। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसे तुम्हें आधा अधूरा समझ में आया होगा, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे एक बात है, देखो यहाँ पे सी है, सी से क्या है, ये वाटर वेपर्स यहाँ पे ऊपर जाती आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गैस से क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और अगर लिक्विड से गैस बना रहे थे उसको एवेपोरेशन बोलते हैं। फिर सुनो, अगर गैस से क्या बना रहे हैं, गैस से अपन क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं तो कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो एवेपोरेशन। अब सुनो, एवेपोरेशन ये क्या है, प्रोसेस चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। देखो एवेपोरेशन ऑलवेज होता रहता है। अगर आपने कोई आपके रूम में या कुछ भी है कहीं भी पानी गिर गया, तो आपको पता है उसको बॉईल होने की जरूरत है कि उड़ने के लिए, नहीं, वो हमेशा वो खुद से ही अपने आप चला जाएगा, ठीक है, खुद से ही थोड़े टाइम में वहां से उड़ जाएगा, मतलब वो एवेपोरेट हो जाएगा। जैसे अपन में बात करें कपड़े सूखने वाली बात, तो कपड़े गीले रहते हैं, कपड़े गीले रहते हैं तो उसमें से जो पानी है वो कैसे जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, एवेपोरेट हो जाता है और वो पानी वहां से उड़ जाता है, ठीक है। तो एवेपोरेट होने के लिए आपको वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट बॉइलिंग करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बॉइलिंग करने के लिए इतने की जरूरत पड़ेगी। अब सुनो, बात यह है कि सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, कि सर मानो ये कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर है और ये ड्राई एयर है इसमें, और ड्राई एयर क्या कर सकती है, अब उसमें एयर हमने क्या पास किया, अब हमने इसमें वाटर वेपर्स पास की, ठीक है, वाटर वेपर्स पास की। उसके बाद क्या हुआ कि सर जितने वाटर वेपर्स पास करते गए, और फिर हम एक टाइम बाद देखने लगे थोड़ा सा कि सर नीचे पानी गिरने लग गया अभी, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेट हो गई। अब ये मैक्सिमम एयर की कैपेसिटी जितनी थी वाटर वेपर्स कंटेन करने की, उसने मैक्सिमम रख ली, अब उसको क्या करती जा रही है, वो निकालती जा रही है। ये मतलब है इसका मीनिंग, ठीक है, सैचुरेट एयर का। व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद वेपर एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर को वहां पे आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो 40 डिग्री सेल्सियस पे 49 ग्राम मैंने लिख रखा है यहाँ पर, और 20 डिग्री सेल्सियस पे 14 ग्राम, 49 एट 40 और 20 पे 14 ग्राम वाटर वेपर्स रख सकती है, ठीक है। सुनो, अभी क्या, सपोज अनसेचुरेटेड एयर एट सर्टेन टेम्परेचर टेकन एंड टेम्परेचर डिक्रीज, तो उसी को ड्यू पॉइंट बोलते हैं। ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अनसेचुरेटेड एयर का टेम्परेचर कम करेंगे, एयर का टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे ही क्या है वो एयर सेचुरेट होगी, और सेचुरेट होने के बाद जैसे ही वो क्या है ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने ही वाली है जस्ट, तो उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट एयर, देखो द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में जितना मास किसका प्रेजेंट है भाई, वाटर वेपर का, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, कितना किलोग्राम क्या प्रेजेंट है वाटर वेपर, और कितने किसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, यही क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आगे देखो, यहाँ पे एक परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। रिलेटिव का मतलब क्या है, हमें कंपैरेटिवली बताया गया है। देखो कंपैरेटिवली आप किससे कंपेयर करोगे, मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम एयर कितना सेचुरेट होने के लिए उसमें कितनी वेपर वाटर वेपर्स हो सकती हैं, और अभी आपको जो वाटर वेपर्स मतलब जो एयर दी गई है उसमें कितनी वाटर वेपर्स हैं। सुनो, रिलेटिव का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना, और अभी आपको कितना गिवन है, उसका अगर आपने अपॉन कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, तो आपने रिलेटिव का फॉर्मूला बना लिया। देखो सिंपल सा है, देखो द रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर इन एयर, द रेशियो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर, कितनी एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है, एट गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, गिवन वॉल्यूम और टेम्परेचर पे, दैट रिक्वायर्ड टू मेक एयर सेचुरेटेड, एयर को सेचुरेट बनाने के लिए, एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो एक्चुअल मास कितना प्रेजेंट है, और मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक इट सेचुरेटेड, ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर एट गिवन वॉल्यूम, और मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, आपको सेचुरेट बनाने के लिए कितना चाहिए। बस इसका जब आप क्या कर दोगे,
वहाँ पे अपॉन लगा दोगे, कंपैरिजन कर दोगे इसको, ठीक है। तो क्या कर दोगे, इससे आपको परसेंटेज ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल मास कितना चाहिए, एक्चुअल मास कितना प्रेजेंट है और कितना मास चाहिए उसको सैचुरेट करने के लिए, बस यही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको नीचे लिखी हुई है यहाँ पे, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है। देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या है, देखो ड्यू पॉइंट का मतलब क्या था कि सर मैक्सिमम मैक्सिमम एयर में जितना वाटर वेपर्स हो सकता है उसी को ड्यू पॉइंट बोलते हैं, यस मैक्सिमम। तो ड्यू पॉइंट पे ये बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी ना। अरे जितना देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू है मैक्सिमम, कितना हो गया 100 हो गया, और ये भी कितना चाहिए 100 हो गया। तो भाई ये कितना हो गया, पूरा हो गया ना। अभी जितना मैक्सिमम चाहिए उतना आपने क्या कर दिया, उसमें वाटर वेपर्स डाल दी। और सेचुरेट करने के लिए जितना चाहिए वो भी तो मैक्सिमम ही है ना। तो सेचुरेट करने के लिए भी मैक्सिमम चाहिए और उतना ही मैक्सिमम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज 100%। मैक्सिमम जितना है वो और मैक्सिमम जितना चाहिए सेचुरेट करने के लिए वो, उससे क्या हो जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो एयर को बोलते हैं हम ह्यूमिड। ह्यूमिड ह्यूमिड का मतलब सर नमी, नमी, ठीक है, नमी। अगर 60% से ज़्यादा है तो क्या है, एयर ह्यूमिड है। अगर 60% से कम है तो अपन उसको बोलते हैं ड्राई एयर, ठीक है, ड्राई एयर। आपने सुना होगा कि सर जो सर्दियाँ रहती हैं उनमें एयर ड्राई हो जाती है, हमारी जो स्किन है, स्किन क्या है क्रैक होने लग जाती है। जैसे मॉइस्चराइजर सर्दियों में अप्लाई करते हैं ना, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि सर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया, उसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में कम प्रेजेंट है। कम होने की वजह से क्या हो गया, एयर ड्राई हो गई। एयर ड्राई होगी तो जैसे ही आपकी स्किन या जो भी पार्ट है ओपन आपके उनसे टकराएगी, तो वहां से क्या होगी, जो भी वहां पे क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी स्किन से भी तो पानी वेपोरेट होता रहता है ना। तो जो भी उसको ड्राई कर देगी, और ड्राई करने से की वजह से क्या हो जाएगा, स्किन ड्राई होगी तो उसमें क्रैक आने लग जाते हैं। समझ गए बात को। तो वैसा गर्मियों में देखने को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, तो वो एयर ड्राई नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये देखना है कि सर्दियों में सर ड्राई एयर क्यों हो जाती है, क्यों कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि सर वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर 60% से कम है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं। अगर ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो अपन उसको बोलते हैं ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिड मतलब नमी ज़्यादा है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो मतलब उसमें ड्राईनेस आ गई, वो सूखा हो गया, ठीक है। चलो, बात समझ गए इसको, कोई डाउट इसमें नहीं है ना। चलो, एक यहाँ पे देखो एक और बात लिखी हुई है कि सर्दियों के टाइम में जब भी आपने देखा होगा ऊपर से जो भी रॉकेट या जो भी चीज़ें पास हो रही हैं तो उनके पीछे एक ट्रेल दिखती है, वाइट लाइन का, एक वाइट का दिखता है, ठीक है, ट्रेल टाइप का, ठीक है। मतलब ऐसे जो आगे की तरफ ये जो आगे की तरफ प्लेन जाता जा रहा है, ठीक है, रॉकेट है जो भी, उसके पीछे एक वाइट लाइन सी बनती जा रही है। और ये वाइट लाइन आपको कब ज़्यादा दिखती है, ठीक है, वाइट लाइन कब ज़्यादा दिखेगी बताओ। देखो, अगर बाहर की जो एयर है उसके पास बहुत सारी बाहर की एयर है, उसके बाद जितनी भी उसको वाटर वेपर चाहिए उतनी वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, वो जल्दी से क्या होगी, वो जल्दी से गायब नहीं होगी। अगर वाटर वेपर्स वहां पे जितनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है, तो वो जल्दी से गायब हो जाएगी। सुनो, देखो मैं इसको जो लिखा हुआ है मैं इसको समझाता हूँ, फिर देखो। ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व्ड ए वाइट ट्रेल ऑफ द बैक ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इन ए क्लियर स्काई। एज द प्लेन फ्लाइज द वाटर वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंस, ठीक है, एंड फॉर्म क्लाउड। उसकी वजह से क्या बनता है, क्लाउड बन जाता है। इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर सराउंडिंग एयर के पास मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉर द वाइट रेल, जो व्हाइट रेल है उसको जाने के लिए लंबा टाइम लेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई बाहर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सर देखो, अपन ऊपर सीखा था ना, अगर ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिड है। मतलब सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सर बाहर क्या है, पानी का अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, सफिशिएंट प्रेजेंट है, तो वो जल्दी से गायब नहीं हो रही है, लंबा टाइम ले रही है टू डिसअपियर। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर इज लेस, अगर कम है मतलब सर सराउंडिंग एयर में पानी का अमाउंट कम है तो वो क्या होगी, वो जल्दी से गायब हो जाएगी, ठीक है। और वहां पे बनती भी नहीं है, समझ गए बात को। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भाई ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे गायब होगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है
तो वो जल्दी से गायब हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब क्या है भाई, जो सराउंडिंग की एयर है वो ड्राई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि सराउंडिंग की एयर ह्यूमिड है। सराउंडिंग की एयर ह्यूमिड होने का मतलब क्या है, कि सराउंडिंग की एयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं। सराउंडिंग की एयर ड्राई होने का मतलब क्या है, कि सराउंडिंग की एयर में वाटर वेपर्स कम है। समझ गए, वाटर वेपर्स कम है तो जल्दी से जो आया पानी वेपर्स आई उसको वो खींच लेगी। वाटर वेपर ज़्यादा है तो भाई उसको चाहिए ही नहीं ना, पहले से उसके पास है तो वहीं पे पड़ी रहती है, मतलब वो वाइट ट्रेल आपको दिखती रहती है। समझ गए बात को। चलो आगे देखो। आगे देखो एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझाता हूँ। देखो आपने देखा होगा, जो वाटर बोतल्स रहती हैं, ठीक है, आपने फ्रिज से बोतल निकाली और आपने क्या किया, उसको ऐसे ही बाहर रख दिया। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसके सराउंडिंग में वो ऐसे यहाँ पे वाटर बबल्स से आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सर बॉटल का अंदर का पानी बाहर आ गया क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ कि जो सर सराउंडिंग की एयर थी, सराउंडिंग की एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स। बहुत ध्यान से सुना, सराउंडिंग की एयर्स में क्या, एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, वो वाटर जो एयर है वो किसके कांटेक्ट में है, बॉटल के कांटेक्ट में। बॉटल के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी कैपेसिटी है जो वाटर होल्डिंग, वो कम होगी। मतलब सर उसकी कैपेसिटी कम होगी, उसका सैचुरेशन आ गया। तो सैचुरेशन आने की वजह से जो एयर में वाटर प्रेजेंट था उसने क्या कर दिया, उसको बॉटल के ऊपर क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया, मतलब वो कंडेंस हो गया। ठीक है, तो जो बाहर एयर का वाटर है वो इसके ऊपर आपको कंडेंस दिखता है। ये और कुछ नहीं है, समझे क्या बात को। ऐसा नहीं कि सर बॉटल में से अंदर से बाहर निकल के आ गया, ये कैसी बात है यार। ठीक है, अभी तक पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं ये चीजें, पर अब मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये सराउंडिंग का जो पानी है, जो अभी हम ओपनली अगर हम रूम में बैठे हैं या कहीं भी जहाँ पे भी आप बैठे हो ओपन स्पेस में या कहीं पे भी, जो सराउंडिंग की एयर के पास जो पानी है, सराउंडिंग की एयर के पास जो वाटर वेपर्स हैं वो आती हैं उसके ऊपर। ठीक है, ना कि बॉटल से बाहर निकल के आ रहे हैं। समझिए ना बात को। चलो देखो, अभी यहाँ पे कुछ हमें यूनिट्स वगैरह दी गई हैं। तो यूनिट ऑफ हीट, ये ध्यान रखना भाई, यूनिट ऑफ हीट पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि सर यूनिट भी नहीं पता। यार हीट चैप्टर पढ़े और यूनिट भी नहीं पता, कैसी बात है। ठीक है, मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ और यूनिट ही नहीं पता चले। देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ हीट जूल दी गई है। ठीक है, और सामने लिखा हुआ है एसआई यूनिट, और एक दी गई है कैलोरी, और इसके सामने लिखा है सीजीएस। देखो सबसे पहले एसआई और देख लो। एसआई यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम है ये मेजरमेंट का, यूनिवर्सली एंड टेक्निकल साइंटिफिक रिसर्च टू अवॉइड द कंफ्यूजन विथ यूनिट्स। देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि सब लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा यूनिट है। तो जूल क्या है, हमारी ऐसा यूनिट। और जो कैलोरी में अगर हीट को अपन मेजर कर रहे हैं तो वो सीजीएस है। तो आपको अगर पूछा जाए कि हीट की ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको जूल बतानी है, JOULE, और इसको जे से इंडिकेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सीजीएस में बताओ, ठीक है, तो सीजीएस में क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, CEL से उसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। ठीक है, कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम टेम्परेचर को, 1 ग्राम टेम्परेचर का, एक सॉरी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। कितनी हीट चाहिए 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी हीट। और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज दे रखी है। एक्चुअल में ये क्या है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इसी टेम्परेचर रेंज पे क्या किया है साइंटिस्ट ने, वो मेजर की है। ठीक है, 1 कैलोरी तो 14.5 से 15.5। ठीक है, 14.5 से 15.5 के बीच में अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना है 1 ग्राम वाटर का, वहां पे जितनी भी हीट लगेगी उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और दे रखी है 1 किलो कैलोरी। तो 1 kg का अगर आप वाटर का टेम्परेचर रेज करोगे तो उसको बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। देखो जहां पे भी आपको किलो वर्ड लिखा मिल जाए तो उसका मतलब 1000 ही होता है। अगर मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया मतलब 1000 मीटर है। अगर मैंने वन यहाँ पे लिख दिया, केजी लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 1000 केजी है। तो यार ये तो 1000 ग्राम है, इसका मतलब तो सिंपल है ना, समझ जाओगे ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे किलो कैलोरी बोल रहा हूँ तो किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 को 10⁻³ भी लिख देते हैं। आता होगा ना इतना। ठीक है, चलो। तो सीजीएस के लिए मैंने यहाँ पे मेजर लिख रखा है कि सेंटीग्राम सेकंड है। ठीक है, ये अनदर सिस्टम है। ठीक है, मास की अगर बात करोगे तो सीजीएस में ग्राम है, और टाइम की बात करोगे तो सेकंड है। सेकंड सेकंड ऐसा यूनिट में बात करें टाइम की, या फिर सीजीएस में टाइम की वही यूनिट रहती है, वो सेम है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1 कैलोरी बेटा जूल के साथ क्या रिलेशन है 1 कैलोरी का, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आराम से याद कर लेते हैं बच्चे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल।
4.18 जूल, ठीक है। अगर आप उसके ऐसे राउंड ऑफ करें तो 4.2 जूल भी ध्यान रखो तो वो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। अब 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 लिखो या 4.18 लिखो, दोनों ही सेम है, ठीक है। बट मोर एक्यूरेट मैं बोलूँ तो 4.18 मोर एक्यूरेट है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको याद करना है भाई, ठीक है। अच्छी बात तभी होगी। चलो अभी बात करते हैं, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब सर आपने बताया था वही है क्या? हाँ, स्पेसिफिक का मतलब वही है क्या सर? पर ग्राम, यूनिट 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 मास के लिए, ठीक है। यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक का मतलब वही है, ठीक है। चलो आगे देखो। ये सब देखो सारी चीज़ें मैं कवर करते जा रहा हूँ, ये इसमें मैंने PYQ मार्किंग कर रखी है। अभी एक बार चैप्टर को पूरा व्यू कर लेते हैं उसका, फिर मैं सारी की सारी आपको PYQ को बताने वाला हूँ कि क्या आपको कैसे देखना है, कैसे करना है, उसके बारे में कितना लिखना है। चलो, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। साइंटिस्ट हैं जेम्स प्रीस्कॉट, जूल के बारे में बताया गया है, जेम्स प्रीस्कॉट जूल के बारे में। तो जूल यूनिट जो नाम दिया गया है वो उन्हीं के रेस्पेक्ट में, उन्हीं के नाम के हिसाब से ही दिया गया है, ठीक है। जो हीट की यूनिट है उनका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा होगा उनकी स्टडी में, ठीक है। जो भी टॉपिक है अपन जो पढ़ रहे हैं इसकी स्टडी में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसी के उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या किया, उस जो यूनिट है उसको जूल ही नाम रख दिया, ठीक है। चलो आगे देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सुनो बात को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी which determine amount of heat absorbed by sphere is different for the three sphere. The property is called specific heat capacity. देखो यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मेरी बात सुनो पहले, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इस बात को, सुनो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पहले सुनो हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी, ये भाई डायग्राम एक बार आया हुआ है, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम से, सीधा सिंपल सा डायग्राम आया था। बताता हूँ वहाँ पे क्या पूछा था, देखो पहले आप सुनो हीट कैपेसिटी क्या मतलब है। हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब ये है भाई कि हीट कितनी रख सकता है, वो हीट रखने की कितना कैपेबल है। अगर ये बोतल है मेरे पास, ध्यान सुनना, ये बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर कंटेन करने की? 1 लीटर, ठीक है। वैसे ही जो मटेरियल्स रहते हैं ना, उनकी भी कैपेसिटी होती है, ठीक है। उनकी भी कैपेसिटी होती है क्या कंटेन करने की, हीट कंटेन करने की। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो ज़्यादा हीट कंटेन कर लेते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कम हीट कंटेन करते हैं। जो जितना धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना धीरे धीरे हीट को बाहर निकालेगा, ठीक है। ये भी एक सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। जो जितना धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना धीरे धीरे हीट को बाहर निकालेगा। तो हीट कैपेसिटी क्या है भाई, हीट कंटेन करने की कैपेसिटी, कितनी हीट कोई कितना रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉल्स दी गई हैं, आयरन बॉल, कॉपर बॉल और लेड बॉल, ठीक है। 3 बॉल्स हैं और इनको वैक्स में अपन ने डाला, ठीक है। तो इनके लिए मैं पूरे आपको बता देता हूँ कि क्या बताया गया है यहाँ पे। उन्होंने ये बोला है कि सर ये जो 3 बॉल थी उन्हें इक्वल टेम्परेचर पे गर्म किया गया, इक्वल टेम्परेचर तक लाया गया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे क्या है, इनको इक्वल टेम्परेचर तक हीट किया गया। अब हीट करने से इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास इक्वल हीट आई होगी, नहीं। वो तो सबकी कैपेसिटी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। क्या सर, आयरन की हीट करने की कैपेसिटी अलग होगी भाई, कॉपर की अलग होगी, लेड की अलग होगी, बट इक्वल टेम्परेचर तक रखा गया। इक्वल टेम्परेचर तक रखा गया मतलब जिसको जितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली थी उसने कर ली। अब क्या किया, इनको निकाला और एक वैक्स लेयर पे डाल दिया गया, ठीक है। एक वैक्स का ऐसा कंटेनर बनाया, उसमें वैक्स भर दी, उसमें क्या कर दिया, उनको डाल दिया। अब देखा गया कि सर लेड की जो बॉल थी वो क्या है, कम डेप्थ तक गई, उसकी गहराई देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, जो लेड है उसकी गहराई कम है, जबकि आयरन है वो ज्यादा गहराई तक गया। जबकि सर टेम्परेचर तो उनका सेम था, इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक और कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर हीट रख रहे हैं, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। समझे क्या बात को, थोड़ा थोड़ा तो रफली समझ में आया होगा ना भाई, ठीक है। देखो ये आयरन है, ये कॉपर है, ये लेड है, ठीक है। मतलब सर आयरन के पास सबसे ज्यादा हीट थी, लेड के पास सबसे कम हीट रही होगी। सर आयरन ने हीट कैपेसिटी ज्यादा है, कॉपर की हीट कैपेसिटी कम है, लेड की हीट कैपेसिटी सबसे कम है। बस हो गया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आया था ना वो यही पूछा गया था कि किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी हीट कैपेसिटी कम है। तो भाई वो सबसे ज़्यादा नीचे तक जा रहा है, उसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना, उसी ने भाई सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी होगी ना। समझे ना बात, ठीक है। सबसे कम हीट किसने एब्जॉर्ब की है, लेड ने, ठीक है। सबसे जल्दी से 100 डिग्री सेल्सियस किसका पहुंच गया होगा, लेड का। सबसे बाद में 100 डिग्री सेल्सियस किसका पहुंचा होगा, आयरन का। समझ गए ना, जो जितना धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है वो उतना धीरे धीरे ही हीट को रिलीज करता है। समझ गए बात को, ठीक है। मतलब हीट कैपेसिटी वही है, जो कितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा वो, वही क्या है उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है।
समझ गए? जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है आप लोग पढ़ोगे इससे, तो आप पढ़ने के बाद में किसी बच्चे को क्या है एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी है। किसी बच्चे को क्या है सर एक बार और देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी ठीक है थोड़ी कम है, ठीक है, आयरन है। बट एक ऐसा होगा कि सर लेक्चर देख लिया, आधा अधूरा देखा है, ठीक है, बीच में ये करने लग गया वो करने लग गया, मतलब उसकी कैपेसिटी भाई लेड की तरह है, उसको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, तू रहने दे, ठीक है, तो उसको क्या देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तू रहने दे, तू भगवान भरोसे रहे, ठीक है, तो उसी के भरोसे पास हो जाएगा, ठीक है, पास होने के लिए बैठा है ना, तो पास वैसे भी हो जाएगा, पढ़ाई मत कर, पास हो ही जाएगा, ठीक है। पास होने का मतलब भाई वही 30-40% वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पास हो ही जाओगे, इतने परसेंट तो आ ही जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फेल नहीं करने वाली, ठीक। चलो कॉपी भर के आ जाएगा ना तो पास हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो विच स्पेयर एब्जॉर्ब मोर हीट, तो वाटर विल गो मोर हीट टू वैक्स, ठीक है। अब सुनो, ये वाटर में ही डाल के इनको गर्म किया गया है, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वहां पे ज्यादा हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वही क्या है वाटर में उसमें वैक्स में ज्यादा अंदर तक जाएगा, ठीक है। दिस सो दैट द इक्वल राइज इन टेम्परेचर द थ्री स्फीयर हैव एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, अगर हमने इक्वल रेज किया इनके टेम्परेचर को, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ने क्या किया एब्जॉर्ब किया है। दिस मीन दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई द स्फीयर, ऐसी प्रॉपर्टी कि सर कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें पता चले कि सर किस स्फीयर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, इज डिफरेंट फॉर थ्री स्फीयर, जो तीनों स्फीयर के लिए अलग अलग है वो प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी को हम उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द प्रॉपर्टी बाई विच हम ऐसा बता सकें कि सर तीनों स्फीयर ने अलग अलग हीट एब्जॉर्ब की है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, देखो स्पेसिफिक वर्ड आ गया, स्पेसिफिक वर्ड आ गया, यूनिट मास आ गया। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर हो रही है टेम्परेचर रेज करने के लिए यूनिट मास का बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या है भाई उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है, जितनी हीट लग रही है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाई सी, स्मॉल सी के लेटर है उससे अपन क्या करते हैं उसको इंडिकेट करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, जूल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम, ठीक है। जूल यहाँ पे क्या है भाई ऐसा यूनिट ही है ना, डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, और ये केजी मतलब केजी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की भाई ये 5 स्टार है इसकी यूनिट है, उसको आप ध्यान रखना, जूल पर डिग्री सेल्सियस ग्राम, ठीक है। एंड सीरियस यूनिट होती है जूल की जगह आप क्या रख दो कैलोरी रख दो, और डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और ग्राम किलोग्राम की जगह आपको क्या करना पड़ेगा ग्राम करना पड़ेगा, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, समझ गए बात को। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या है कुछ सब्सटेंस हैं जिनकी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको कुछ की ध्यान रखनी है, मतलब कुछ की क्या मैं खत्म कर दूं बात, वाटर की ही ध्यान रखो भाई बस, ठीक है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 1, ठीक है, 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ध्यान रख लोगे। चलो आगे देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी, और किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कितनी है सी है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डेल्टा टी, अगर आपने डेल्टा टी उसका टेम्परेचर रेज किया तो उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब को ही ये कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, ये कहाँ से आया है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीजें आगे जब आप 11th-12th में जाओगे सब चीजें समझाई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, ये कैसे बनता है फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे जो भी है बेटा वो क्या हो जाएगी, उसके उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया वो कैसे निकालोगे, एम उसका मास, सी इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी उसका टेम्परेचर कितना रेज किया है, मतलब कहाँ से कहाँ पे उसने पहुंचाया आपने चेंज कितना किया टेम्परेचर, ठीक है। द सेम वे इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट सी मास एम, इफ द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाई डेल्टा टी, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या आपने रेज किया टेम्परेचर, रेज किया तो उसने क्या हुआ होगा हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया डिक्रीज किया तो हीट उसने क्या होगी उतनी हीट उसने क्या रिलीज की होगी, ठीक है। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब आप उसका टेम्परेचर कम करोगे तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा हीट वहां पे आपको रिलीज होती हुई मिलेगी, ठीक है, हीट रिलीज होगी। अब देखो एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है हीट एक्सचेंज, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो भाई बहुत अच्छा फोड़ने वाले हो तुम एग्जाम में, ठीक है, खतरनाक तरीके से, ऐसी इस चीज़ों को आप लगे रहो एकदम, ठीक है, प्रॉपर समझते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। तो अपन लास्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं चैप्टर के जिसका नाम है हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज की बात मुझसे पहले समझ लो, फिर मैं जो भी लिखा हुआ है सारी चीज़ें अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है, पढ़ दूंगा उनको। देखो
एक बार पानी हो जाए फिर, ठीक है, पानी पी लेते हैं। देखो भाई, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ है? हीट है, एक्सचेंज हो रही है, बस दो ही वर्ड है, हीट एक्सचेंज। देखो, हीट एक्सचेंज कब होगी? जब एक बॉडी के पास में हीट ज़्यादा होगी, एक के पास में कम होगी। अब जिसके पास में ज़्यादा हीट है वो कम वाली को क्या करेगी? हीट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देखो, हीट मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा था मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि हीट क्या होती है बेटा? हीट एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी एक फॉर्म है, एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह जिस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो हीट है, ठीक है। हीट और वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने के दो मीडियम है, ठीक है। चलो आगे सुनो मेरी बात। तो हीट क्या है? हीट किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर हमने एक बॉडी को, मानो ये बॉडी है, इसको ज़्यादा हीट दे दी, और ये बॉडी है जिसको कम हीट मिली है, तो जिसको ज़्यादा हीट है उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसके पास कम हीट है उसका टेम्परेचर कम होगा। अब मेरी बात सुनो, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है भाई वो क्या करेगा? कम वाली बॉडी को अपना टेम्परेचर पास करेगा, मतलब हीट पास करेगा। बट यहाँ पे हीट लॉस नहीं होना चाहिए, जितना ये लॉस कर रहा है जितना उसको गेन होना चाहिए, समझ गए क्या? तो इसलिए क्या करते हैं, एक अपन ऐसा बॉक्स तैयार करते हैं जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं रेजिस्टेंस में, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल। ऐसा बॉक्स तैयार करते हैं कि वो जो लॉस है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाए, वो जितना हॉट ऑब्जेक्ट है जो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ पूरी की पूरी एनर्जी है वो पूरी की पूरी चली जाए, ठीक है। वही है हीट एक्सचेंज, मतलब हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस हो जाए, ठीक है। ऐसा आइडियली तो नहीं होता है बट अपन आइडियल बात करने चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा आइडियली नहीं होता है बट अपन आइडियल बात करना चाह रहे हैं, सुनो। तो हीट लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट गेन। जितनी हीट उसने लॉस की उतनी हीट सामने वाले ने गेन कर ली, ठीक है। हीट लॉस लॉस कौन करेगा? हायर टेम्परेचर वाला, हायर एनर्जी वाला, हायर हीट वाला। हीट गेन कौन करेगा? लोअर टेम्परेचर वाला, लोअर एनर्जी वाला, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, मतलब सर जब तक दोनों की हीट बराबर ना हो जाए, तब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सर हीट एक्सचेंज अब दोनों के बीच में बंद हो गया, अब दोनों सेम लेवल पे आ गए। समझ गए क्या बात? अरे समझ गए ना? अरे इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा बता दूं। जैसे आप हो और एक आपका दोस्त है, और आपका दोस्त ऐसा है बिल्कुल एकदम चीज़ें समझ में नहीं आती फटाफट से उसको, और आपको क्या है हर बात उसको समझानी पड़ती है कि देख भाई ऐसा बोला सर ने, देख भाई ये जोक जोक था, ठीक है, ये जोक क्रैक किया, ये समझाना पड़ रहा है। तो भाई उसका लेवल क्या है? थोड़ा सा कम है, और आपका लेवल थोड़ा सा हाई है। अब क्या है, अगर लेवल हाई है तो आप क्या है बात चीज़ों को उसको समझा रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए क्या है, वहां पे मीडियम बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाहिए, इधर उधर बातें लीक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बॉक्स है ना वो हीट रेजिस्टेंस बॉक्स है, मतलब कहीं भी इधर उधर लॉस नहीं होंगी आपकी भी बातें, ठीक है। आपकी जो गॉसिप है वो इधर उधर नहीं जाएगी, हीट रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो अब आप उसको क्या बता दो, अगर आपने पूरी चीजें उसको एक्सप्लेन कर दी एज इट इज जो आपको सुनाई गई हैं, जो आपने सुनी है, तो मतलब अब क्या हो गया, अपन दोनों लोग जो हैं अब वो क्या हो गए, दोनों सेम लेवल पे आ गए, ठीक है। सेम लेवल पे आ गए मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर मैं हीट के केस में बोलूँ तो वहां पे बोलूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम, और आप कोई बातचीत की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या बोल दोगे? वहां पे उसी चीज का इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सर दोनों चीजें क्या है? सेम लेवल पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे हीट लॉस नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, यही क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। भाई इसको ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हीट हीट एक्सचेंज क्या है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर हीट रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्या उसका यूज है? तो हीट रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमें हीट लॉस नहीं करवाना हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को, जितनी भी टोटल हीट है जितना भी ट्रांसफर होगा वहां पे वो पूरा का पूरा पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आगे दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, हाईलाइट, इसको वीडियो को आप पॉज करके इसको पूरा पढ़ लो। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो ये सारी बातें, ठीक है, पढ़ लो। मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब हमें क्या दिया? मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए एंड यहाँ पे कैलोरीमीटर के बारे में बताए। देखो एक बार प्रीवियस ईयर में ये भी बताया गया था कि यूज बताओ कैलोरीमीटर के, तो कैलोरीमीटर के यूज में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या होते हैं, सुनो बात को। तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट आपको मेजर करनी है तो आप क्या करोगे? द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय मिक्सिंग मेथड। मिक्सिंग मेथड देखो, फॉर दिस कैलोरीमीटर इज यूज, कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है अगर हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। यू हैव लर्न द कैलोरीमीटर प्रीवियस पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं पढ़ा है तो मान लो पढ़ा है, ठीक है। द हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट इज पुट इन वाटर
ठीक है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका स्पेसिफिक हीट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, उसको वाटर में पुट करो। वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर एक देखो कंटेनर है, कंटेनर टाइप का, मैं दिखाता हूँ आपको कैलोरीमीटर होता क्या है, देख लो एक बार, समझ लो। ये है, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है ना, वो ये एक्सपेरिमेंट है, ये कैलोरीमीटर का, ये वाला। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर है यहाँ पे, ये कैलोरीमीटर है। यहाँ पे अपने को क्या करनी है, इसकी स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। देखो प्रॉपर एक होगा मेरे पास कैलोरीमीटर का, इसमें पीपीटी मैंने ऐड किया था। एक मिनट। देखो ये रहा। ठीक है, ये कैलोरीमीटर प्रॉपर है, जो कैलोरीमीटर होता है, देख लो एक बार। ठीक है, ये क्या है, ये थर्मल इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, यहाँ पे इंसुलेटेड जैकेट है, ये भी इंसुलेटेड है। और यहाँ पे ये मेटल का बना हुआ वेसल है। ठीक है, मतलब हीट बाहर लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन करने का मतलब सिंपल सा ये है यहाँ पे, कि हीट बाहर लॉस लॉस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या, इंसुलेटिंग लिड लगे हुए हैं, लिड मतलब ढक्कन लगा हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पे स्टिरर है, मतलब इसको घुमाने के लिए, टेम्परेचर को इक्वली सब जगह मेंटेन करने के लिए। और ये थर्मामीटर लगा हुआ है, जिससे अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये कैलोरीमीटर वेसल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैलोरीमीटर वेसल या कैलोरीमीटर का यूज़ क्या है, आपको स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट अगर आपको किसी मटेरियल की फाइंड आउट करनी है, तो हम कैलोरीमीटर के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक मिक्सिंग मीटर, मिक्सिंग मेथड है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो भी हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट था, उसको वाटर में रखा, और कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में भी वाटर रखा हुआ है। हीट एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में, हॉट ऑब्जेक्ट एंड वाटर के बीच में, कैलोरीमीटर के बीच में भी होगा। ठीक है, दिस कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, वाटर एंड कैलोरीमीटर बिकम इक्वल। देखो हमारे पास में दो चीजें, तीन चीजें, एक तो क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, कैलोरीमीटर में रखा हुआ वाटर है, और तीसरा क्या है, कैलोरीमीटर है। ठीक है, अब देखो हॉट ऑब्जेक्ट के पास क्या था, एनर्जी थी। ठीक है, हीट थी। अब वो हीट हमने वाटर में डाली, तो वाटर में डालने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर रेज करेगा, और कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर रेज करेगा। अरे आपको पता है ना, जो बर्तन है भाई, कैलोरीमीटर कुछ नहीं है, वो बर्तन है, उसको बाहर से इंसुलेशन कर दिया है। इंसुलेशन मतलब बाहर हीट लॉस ना हो, ऐसा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हीट एक्सचेंज करेगा वो, तो हीट एक्सचेंज करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर उसका हॉट ऑब्जेक्ट का कम होता जाएगा। और जो भी चीज़ें कोल्ड है, मतलब लो लो टेम्परेचर पे हैं, जैसे कैलोरीमीटर और वाटर, उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बट एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, सबके टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे। तो अब सुनो, यहाँ पे क्या है, हीट लॉस इज इक्वल बाई सॉलिड ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाई कैलोरीमीटर, एंड हीट गेन बाई कैलोरीमीटर, वाटर, जो वाटर कैलोरीमीटर में वाटर रखा हुआ है, और हीट गेन बाई कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर ने हीट गेन कितनी की, और वाटर जो है कैलोरीमीटर में, उसने हीट गेन कितनी की, हीट लॉस उसी के बराबर होगा। ठीक है, हीट लॉस बाई सॉलिड ऑब्जेक्ट क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इंटू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आता है, जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती, और समझने का कुछ है ही नहीं, एक लाइन है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, अब एक लाइन में क्या समझना भाई, ठीक है, एक लाइन में क्या समझना, देखो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस मतलब सर, जो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट लॉस करेगा, और जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो हीट गेन करेगा। ठीक है, यही एक लाइन है, और इसी से सारे न्यूमेरिकल में आपको समझा दूंगा। एक एक न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, बस आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या पुट करना है, और कुछ नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, हर न्यूमेरिकल में यही कॉन्सेप्ट है, और बड़ी सिंपल से न्यूमेरिकल है। और एग्जाम में आया हुआ है ना, वो तो एकदम नल्ला टाइप का न्यूमेरिकल है। ठीक है, बिल्कुल बेकार है, उसको तो आप चलते फिरते एकदम निकाल दोगे। ठीक है, सुनो, मास क्या है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी। ठीक है, मास, स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर वहाँ पे हीट लॉस हो रहा है तो डिक्रीज होगा टेम्परेचर, अगर वहाँ पे हीट गेन हो रहा है तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर। समझ के बात को, देखो, हीट गेन बाई वाटर, वाटर क्या करेगा, हीट को भाई गेन करेगा ना, अरे वाटर क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। तो मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट उसकी, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाटर का क्या है, टेम्परेचर गेन हो रहा है वहाँ पे हीट, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और बताओ कैलोरीमीटर के केस में भी क्या होगा, उसके केस में भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसने भी हीट गेन की है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट लॉस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या होगी, Q2 प्लस Q1। Q1 क्या है, हीट गेन बाई वाटर, और Q2 क्या है, हीट गेन बाई कैलोरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा है, आप फॉर्मूला लगाओ, एम सी इंटू डेल्टा टी, और सारे के सारे आंसर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे
एक एग्जाम्पल है, इसको डिस्कस कर देता हूँ। बट हाँ, ध्यान रहे, मैंने न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के लिए, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उसमें आप जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक होगी न्यूमेरिकल्स के लिए, आप उसको देख लो। साथ के साथ ही कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको हाँ, अभी चैप्टर समझ लिया, बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो उसके बाद जब आप चाहो जब देख सकते हो। बट न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, न्यूमेरिकल को कम टाइम में कैसे करना है, और आपको कम से कम लिख के भी आपको क्या हो, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल सर आ ही नहीं रहा है, क्या करूं, मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहा। तो उस केस में भी मैंने ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं, कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आप कुछ ना कुछ लिख के वहां पे कुछ ना कुछ नंबर तो लेके आ जाओ, जीरो नहीं लाओ। ठीक है, छोड़ने से क्या होगा, जीरो नंबर मिलेगा। तो मैं वहां पे भी बता दूंगा आपको, छोड़ के नहीं आना है, क्या लिख के आना है कि जिससे मुझे नंबर मिल जाए। ठीक है, तो मैं वो सारी ट्रिक्स क्या है मैं सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें अपन क्या करेंगे, सेपरेट हीट के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, प्रीवियस ईयर में कैलोरीमीटर आ गया है। कैलोरीमीटर में पूछा गया था इसका यूज क्या है, मैंने यूज इसका अभी आपको बता दिया। क्या करना है, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना किसी अननोन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आगे देखो, प्रीवियस ईयर में हमें जो हीट एक्सचेंज है, इसके बारे में एक बार पूछा गया है कि हीट एक्सचेंज क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो हीट एक्सचेंज का मैंने आपको समझा दिया अभी। हीट एक्सचेंज क्या होगा, हीट लॉस बाई हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाई हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट। कोल्ड ऑब्जेक्ट जब तक हीट गेन करता रहेगा, जब तक वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आना जाए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको एक रेजिस्टेंस बॉक्स में रखना पड़ता है, थर्मल मतलब हीट रेजिस्टेंस, जहाँ से हीट कहीं बाहर नहीं जाए। समझ गए? एक बार देखो प्रीवियस ईयर में क्या है हुआ था, एक बार यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि सर, जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसकी यूनिट क्या है। कौन सी यूनिट, ऐसा यूनिट। तो आपको मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों ही यूनिट याद कर लो। ऐसा यूनिट देखो क्या है, जूल डिग्री पर डिग्री सेल्सियस इंटू केजी। ठीक है, आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट। ठीक है, ध्यान रख लोगे। स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए ध्यान भी रख लो, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। चलो आगे देखो, प्रीवियस ईयर में अभी ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, ये भी ध्यान रख लो आप। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने स्पेशली आपको अच्छे से समझा दिया था। स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, वही क्या है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखो, ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैंने डिस्कस भी किया है कि सर यहाँ पे किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। ठीक है, कौन ज़्यादा अंदर तक क्यों गया है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मानो आयरन ये ABC लिखा हुआ है, तो आप ये बता सकते हो ना कि ABC में एक ही सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि उसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की होगी। ठीक है, ये मैंने चीज़ें आपको समझा दी, ये भी प्रीवियस ईयर में एक बार पूछी गई है। ठीक है, एक बार ये पूछा गया है कि सर 1 कैलोरी है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी अभी, 1 कैलोरी इजिकल टू 4.18 जूल होता है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखो तो बेटा 4.2 जूल भी लिख सकते हो। ये भी बात बहुत ईजी है, आप इसको ईजिली बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, देखो यहाँ पे ये ऐसा यूनिट है, ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। देखो, हीट की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और हीट की सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। तो याद कर लो भाई, हीट चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको एसआई और सीजीएस यूनिट ही नहीं पता है, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। समझ गए ना? चलो, 1 किलो कैलोरी मैं तो कह रहा हूँ इसको भी याद कर लो। ठीक है, वैसे तो किलो लगाना है यार, क्या ही याद करना है। चलो चलो ठीक है, देखो आगे, एक बार प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट पे कितनी होगी, तो 100% होगी। क्यों? क्योंकि भाई ड्यू पॉइंट हो गया मतलब सेचुरेट हो चुकी है। अगर आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम किया तो अब क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे आने लग जाएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये पूछा गया कि ह्यूमिडिटी अगर 60% से ज़्यादा है भाई, 60% से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर पानी अच्छा खासा है, मतलब वहां पे अपन बोलेंगे ह्यूमिड है, एनवायरमेंट ह्यूमिड है। अगर 60% से कम हो गया तो अपन उसको बोलते हैं ड्राई। ये एक डेटा है, उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि सर 60% ही क्यों, ये डेटा लिया गया है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हमने को बताना है। 60% से ज़्यादा तो क्या होगा, ह्यूमिड हो गया, 60% से कम तो ड्राई हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है भाई। परसेंट रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अरे मैक्सिमम कितना रख रहा है नीचे, और ठीक है एक्चुअल कितना परसेंट है ऊपर। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, डी पॉइंट एक बार पूछा गया था कि डी पॉइंट क्या होता है। तो डी पॉइंट की 1 नंबर से मैं एक बार डेफिनेशन आई थी। डी पॉइंट क्या होता है, डी पॉइंट है कि पहले आपने अनसेचुरेटेड एयर ली, अनसेचुरेटेड एयर का क्या किया, टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करते करते कहाँ पे आगे, यहाँ पे आगे कि सर जो एयर है वो क्या होगी, कंप्लीट सेचुरेट होगी। कंप्लीट सेचुरेट होने का मतलब क्या है कि सर एयर कंप्लीट सेचुरेट होगी। सेचुरेट होने का मतलब क्या है कि सर अगर आपने और भी कम किया तो अब वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगी, बट कम नहीं करना है। जिस कंडीशन पे कंप्लीट एयर क्या है, सेचुरेट होगी, उसी को बोलते हैं डी पॉइंट
टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू है मैंने बताई है कि सर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे 49 ग्राम क्या होगी, उसमें वाटर वेपर्स होंगी। अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उसमें क्या हो, 14.7 ग्राम वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लो एक बार। देखो एक बार प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बताना पड़ेगा इसका होप एप्रेटिस का, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर टेम्परेचर नीचे थर्मामीटर का नीचे T1 रखते हैं और T2 है, ठीक है। ये फ्रीजिंग मिक्सचर है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर है। यहाँ से बहुत ईजी है यार, इसमें क्या ये बनाना है, ठीक है। एक बार देख भी लोगे तो वहाँ पे बना के आ जाओगे रैंडम। चलो आगे देखो, ये ग्राफ के बारे में डिस्कशन बेटा मैंने खूब अच्छे से कर लिया है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये ग्राफ आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने खूब अच्छे से समझा दिया कि सर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम करते होगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। आप इसके बारे में खूब आराम से 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत ईजी ग्राफ है, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे बताया गया कि एनामोलस बिहेवियर बेटा कितने से कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेजुलेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, ठीक। देखो यहाँ पे एक बार प्रीवियस में बेटा, एक बार नहीं, ये तो 2-3 बार पूछा गया है, 2 बार कम से कम। ये ग्राफ, ये इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ बहुत ही ईजी है भाई। ए बी क्या है, ए बी में क्या कर रहे हो, देखो ए बी में कुछ नहीं कर रहे, ए बी में क्या हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेज कन्वर्जन। अरे मैंने सिखाया ना भाई, फेज कन्वर्जन मतलब सर फेज चेंज हो रहा है, मतलब फेज कन्वर्ट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, फेज कन्वर्जन, ठीक है। ये फेज कन्वर्जन है। फेज कन्वर्जन में क्या रहता है भाई, फेज कन्वर्जन में ही मेल्टिंग पॉइंट होता है, यस। फेज कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यस। यहाँ पे वाटर की किस में, फेज कन्वर्जन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यस, ठीक है। तो ये सारी बातें। उसके बाद बी से सी तक आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से सी तक जाने में भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे फेज कन्वर्जन नहीं, इसको बोलते हैं फेज हीटिंग। मतलब सेम फेज है, सेम फेज क्या है सर, वाटर है, वाटर की हीटिंग हो रही है, यस, ठीक है। तो ये है फेज हीटिंग। अगर आप यहाँ से सी से डी तक जाओगे तो फिर से क्या हो गया, फेज कन्वर्जन हो गया, ठीक है। फेज कन्वर्जन सर क्या हो गया, कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, वाटर से क्या हो रही है, वाटर वेपर। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस यहाँ पे क्या आती है सर, बॉइलिंग आती है, ठीक है। तो ए बी बी सी और सी डी जो भी लाइन है आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने सबसे जरूरी बात बताई है कि जब भी कोई ग्राफ आता है बेटा तो वहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस को वहाँ पे लिखना भी रहता है, ठीक है। आप उसको लिख देना कि एक्स एक्सेस पे ये दिया है, वाई पे ये दिया है, तो इससे क्या आपकी थोड़ी कंटेंट भी थोड़ा बढ़ जाता है, प्रॉपर अच्छा प्रोफेशनल आंसर लगता है, जिसको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे ये फिर से अपन चैप्टर में फिर से वापस लौट के आगे वही लेटेंट हीट के बारे में और फिर से आपको छिपी हुई। तो ऐसे करके अपना चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट है पर्सनली तो आप उसमें अपने कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें आप टाइप करके भेज दो उसमें, ठीक है। मैं उसको देख लूँगा और जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं आपका डाउट तुरंत ही उसको रिजॉल्व करूँगा। अगर मुझे वीडियो के थ्रू बताना रहा है या जो भी आपको लिख के बताना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी लिखी हुई है कि कंसिस्टेंसी विंस। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे भाई तो अच्छा स्कोर पक्का आएगा, ठीक है। तो लगे रहो, यहाँ पे हमारा वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, तब तक के लिए मिलते हैं न्यूमेरिकल्स में। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू, बाय बाय।